हेलो दोस्तों, आपका मेरे नॉवेल कल्चर चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर आपका अनेक फैंटेसी वर्ल्ड के स्टोरीज सुनने को मिलेंगे, तो आगे और स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अध्याय 21 लेन देन पूरा हुआ। 40,000 रुपये जेब में डाले। दुकान के सहायक ने शुरू में सोचा था कि जियांग ताओ एक नौसिखिया है। योजना ये थी कि उसे 10 या 20,000 खर्च करने के लिए बहकाया जाए ताकि उसे किलिन का $100 का नोट मिल सके। लेकिन जियांग ताओ के आत्मविश्वास से भरे कथन को सुनकर पता चला कि वह वास्तव में एक विशेषज्ञ थे। महोदय, क्या आपकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं है? हालांकि $100 के इस नोट की जारी संख्या अगले 3 संस्करणों की तुलना में कम है, फिर भी 1 अरब से अधिक नोट प्रचलन में है। इस नोट की अपने आप में कोई खास कीमत नहीं है, इसका कोई संग्रहणीय मूल्य नहीं है, मायने तो सीरियल नंबर रखता है। अगर किसी को ये पसंद आता है तो वह इसके लिए अच्छी कीमत चुका सकता है। हालांकि यह एक QQ अकाउंट या फोन नंबर की तरह है। जो लोग इसे पसंद करते हैं वे इसे सचमुच पसंद करते हैं, कीमत चाहे जो भी हो वे इसे खरीदने को तैयार रहते हैं। ये भावनात्मक मूल्य की बात है। लेकिन जिन्हें ये पसंद नहीं है उनके लिए अगर आप इसकी कीमत 1,000 भी तय कर दें तो भी यह महंगा ही लगेगा। और आपकी शुरुआत 40,000 से होगी। सहायक के अपनी बात पूरी करने से पहले ही जियांग ताओ ने बिल को अपनी नोटबुक में रखा और जाने के लिए खड़ा हो गया। सहायक की लगातार बकबक महज सौदेबाजी करने और उस सुंदर क्रमांकित नोट को कम कीमत पर खरीदने का एक प्रयास था। जियांग ताओ ने कम कीमत की पेशकश की और आगे बातचीत करने से इनकार कर दिया। इस सड़क पर प्राचीन वस्तुओं की कई दुकानें हैं। यह उनका पहला पड़ाव था और उन्हें इसे यहीं बेचने की जरूरत नहीं थी। सर, कृपया प्रतीक्षा करें। जियांग ताओ को जाते हुए देखकर सहायक ने उसे रोकने के लिए तुरंत आवाज लगाई। मेरी अंतिम कीमत 40,000 है, 1 पैसा भी कम नहीं। अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा है तो मैं कहीं और अपनी किस्मत आजमाऊंगा या फिर इसे खुद ही रख लूंगा। जियांग ताओ ने अपने रुख को दोहराया। सर, कृपया थोड़ा रुकिए। इतनी बड़ी रकम के लेन देन के लिए मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट करना होगा और देखना होगा कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं बॉस को फोन कर लेता हूं। सहायक ने बॉस को फोन करने के लिए अपना फोन निकालते हुए कहा। हेलो पिताजी। सहायक को बॉस को पिताजी कहते सुनकर जियांग ताओ को चिढ़ महसूस हुई। बस उन्हें अपने पिताजी कहो, बॉस कहने की क्या जरूरत है। सहायक कुछ मिनट तक फोन पर कुछ बुदबुदाता रहा, फिर जियांग ताओ की ओर मुड़कर पूछा, सर, क्या हमारे बॉस बिल पर एक नजर डाल सकते हैं? जरूर। जियांग ताओ ने सुंदर सीरियल नंबर वाले बिल को दिखाने के लिए अपनी नोटबुक खोलते हुए उत्तर दिया। सामने की एक तस्वीर ले लो, मुझे नंबर देखने दो। नंबर काफी अच्छा है, हालात भी ठीक ठाक है। सुरक्षा सुविधाओं और वाटरमार्क, वर्ष आदि की जांच करने के लिए इसे पलट दें। सहायक के फोन से एक आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। सहायक ने निर्देशों का पालन करते हुए मेज पर रखे बिल को पलटकर उसकी जांच की। उससे पूछो कि क्या वह 35,000 में बेचेगा। फोन पर आवाज सुनते ही जियांग ताओ का दिल एक पल के लिए बहुत तेजी से धड़कने लगा। 35,000, सच में वह कीमत लुभावनी थी। 100 को 35,000 में बदलना 350 गुना लाभ था। लेकिन शुरुआती उत्साह के बाद जियांग ताओ जल्दी शांत हो गया। खुफिया जानकारी के अनुसार इस बिल की कीमत 40,000 थी, जिससे संकेत मिलता है कि यह इतनी कीमत में बिक सकता है। जियांग ताओ के लिए 5,000 कोई छोटी रकम नहीं है। गैस, रखरखाव, बीमा, किराया, भोजन और पेय पदार्थों के खर्च को घटाने के बाद प्रति माह 5,000 का लाभ होना अनिश्चित है। 5,000 रुपये लगभग 1 महीने का शुद्ध लाभ है। अगर वह इसे हासिल कर सकता है तो उसे कोशिश जरूर करनी चाहिए। सर, आपने हमारे बॉस का प्रस्ताव सुना होगा। ये कीमत बिल्कुल भी कम नहीं है। गली में जाकर पता लगाओ, मुझे पूरा यकीन है कि हमसे ज्यादा कीमत कोई नहीं दे रहा होगा। सहायक, जो जियांग ताओ को सच्ची निगाहों से देख रहा था, एक ईमानदार व्यापारी जैसा लग रहा था। माफ कीजिए, मैं 35,000 में नहीं बेचूंगा। मैं एक बार और देख लूंगा। अगर खुफिया प्रणाली ने संदर्भ न दिया होता तो जियांग ताओ शायद प्रलोभन के आगे झुक जाता। लेकिन संदर्भ मूल्य को मार्गदर्शक मानकर दूसरे लोग उसे आसानी से धोखा नहीं दे सकते थे। 37,000। जैसे ही जियांग ताओ जाने ही वाला था, दुकान मालिक की आवाज फोन से आई। बिना विचलित हुए जियांग ताओ ने बिल वाली नोटबुक को वापस अपने बैग में रख लिया। ठीक है, आपने मुझे मना लिया। आप वाकई बहुत धैर्यवान हैं। 40,000 ही सही। बेटा, उससे सौदा कर लो और उसे पैसे दे दो। अपने बेटे को निर्देश देने के बाद दुकानदार ने फोन काट दिया। सौदा होने की खबर सुनकर जियांग ताओ आखिरकार राहत की सांस लेने लगा और अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। हो गया।
सर चलिए उस कोने में अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद हम पैसे और सामान का आदान प्रदान करेंगे। भविष्य में यदि आपके पास बेचने के लिए कुछ और हो तो सबसे पहले हमारे पास ही आए। इस बार हमारे बॉस ये कीमत आंशिक रूप से मित्रता के प्रतीक के रूप में दे रहे हैं। अपने बॉस से आदेश मिलने के बाद सहायक ने आगे कोई मोलभाव नहीं किया और जियांग ताओ को पास के एक डेस्क पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए आमंत्रित किया। जियांग ताओ ने पहले एक लेनदेन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद दायित्व से मुक्ति का दस्तावेज दिया, जिससे धन के कानूनी स्रोत की गारंटी मिली। हस्ताक्षर करने, सामान और पैसे का आदान प्रदान करने के बाद जियांग ताओ ने बोया नीलामी घर से $40,000 की राशि सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई, श्री जियांग। हमारे अगले सौदे की प्रतीक्षा रहेगी। धन हस्तांतरित करने के बाद झांगबो ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ की ओर हाथ बढ़ाया। अगर आपके पास बेचने के लिए और भी प्राचीन वस्तुएं हैं तो पहले मुझसे संपर्क करें। जरूर जरूर, जियांग ताओ मुस्कुराया और झांगबो से हाथ मिलाया। अभी अभी मिलने पर जियांग ताओ को झांगबो काफी सभ्य लगा। आज के लेन देन से वह बहुत संतुष्ट और सहज महसूस कर रहा था। मैं अब चलता हूं, आपके काम में बाधा नहीं डालना चाहता। अब हाथ में पैसे लेकर जियांग ताओ विदाई देने और जाने के लिए उठा। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं, श्रीमान जियांग। झांगबो मुस्कुराते हुए जियांग ताओ को दरवाजे तक छोड़ने गए और अंदर लौटने से पहले उन्हें जाते हुए देखा। जियांग ताओ ने ज्यादा देर नहीं रुककर कई बार मेट्रो बदलकर झुक्सिनजुआंग मेट्रो स्टेशन वापस आ गया। सबवे से बाहर निकलकर उन्होंने शियाओशानहे अबन विलेज वापस जाने के लिए बस ली और ठीक दोपहर के समय वहां पहुंचे। एक सुबह के काम में जियांग ताओ ने 40,000 कमा लिए, जिससे उसका दिन शानदार बन गया। उन्होंने एक छोटे से स्थानीय रेस्तरां में 2 व्यंजन और 1 बोतल बैजियू का ऑर्डर दिया। रिंग रिंग। ऑर्डर देने के तुरंत बाद जू ली ने कॉल किया। एक स्वाइप से उसने फोन उठाया। क्रीम रंग का स्वेटर और नीली स्किनी जीन्स पहने लिविंग रूम के सोफे पर पैर मोड़कर बैठी जूली स्क्रीन पर दिखाई दी। हनी, आज सुबह कैसा रहा? कॉल कनेक्ट होते ही जूली ने उत्सुकता से पूछा। मैं सुबह से बाहर हूं और सब कहते हैं कि इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 200 ही होगी। जियांग ताओ ने अपनी हंसी को काबू में रखते हुए एक विश्वसनीय अभिनय किया। क्या सिर्फ 200? मेरी सारी खुशी बेकार हो गई। लेकिन फिर भी ये 100 अतिरिक्त मिलने जैसा ही है। जूली ने तुरंत अपनी सोच को समायोजित कर लिया और वह ज्यादा निराश नहीं दिखी। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, क्या हमने इसे बांटने पर सहमति नहीं जताई थी? मैं थोड़ी देर में आपके 100 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा। तुम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो जियांग ताओ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? निजी धन छिपाने की कोशिश कर रहे हो, बाहर एक रखेल रखे हो। जूली ने जियांग ताओ की दबी हुई मुस्कान से उसकी छोटी सी चाल को तुरंत समझ लिया। हा, ठीक है, मजाक छोड़ो मूर्ख पत्नी, इस बार हम सच में भाग्यशाली हैं। अंदाजा लगाओ कि मैंने तुम्हें जो बिल दिखाया था वह कितने में बिका? 10,000। जूली को लगा कि वह साहसी बन रही है, फिर भी उसने बहुत सावधानी बरती। और भी साहसी बनने की कोशिश करो। 1 लाख। वाह, आपकी कल्पना तो कमाल की है। 10 लाख क्यों नहीं? अपनी पत्नी के बेहद आशावादी अनुमानों को सुनकर जियांग ताओ अवाक रह गया। मुझे सीधे सीधे बता दो, मैं अनुमान नहीं लगा सकता। हालांकि अब वह 30 साल की हो चुकी है, लेकिन रूठने पर भी जूली का आकर्षण पहले की तरह ही प्रभावशाली है। 40,000। अब और मजाक नहीं करते हुए जियांग ताओ ने उसे सीधे अंतिम कीमत बता दी। कुछ छिपा तो नहीं रहे हो, है ना? क्या मैं ऐसा करूंगा? अगर आप चाहें तो मैं आपको अनुबंध और लेन देन का रिकॉर्ड भेज दूंगा। हे, कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। बाद में 20,000 दे देना। तुमने मुझे आधे का वादा किया था। ठीक है, मैं इसे अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। धन्यवाद प्यारे, तुम सबसे अच्छे पति हो। मवाह टिल्डा। जूली ने स्क्रीन की ओर एक किस उड़ाई, जिससे जियांग ताओ को एक आभासी किस मिली। मुझे आपकी ईमानदारी बहुत पसंद है। अपनी पत्नी को इतना खुश देखकर जियांग ताओ भी संतुष्टि भरी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाया। अध्याय 22, भाभी के बारे में खुफिया जानकारी। जियांग ताओ ने आज दोपहर के भोजन पर थोड़ा ज्यादा खर्च कर दिया। उन्होंने चिकन मशरूम स्टू और वर्मीसेली के साथ पोर्क स्टू का ऑर्डर दिया और इसके साथ 2 बार चावल परोसे। इस लंच का स्तर सामान्य से कई गुना बढ़ गया। खाने का बिल 58 युआन था और उसका पेट फटने ही वाला था। भरपेट खाने पीने के बाद टूथपिक से अपने दांतों को साफ करते हुए जियांग ताओ ने अपने फोन से जूली को 30,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। अतिरिक्त 10,000 रुपये जूली द्वारा लगातार उसकी चापलूसी करने और उसे सुंदर बताने के लिए इनाम के तौर पर दिए गए थे।
जूली आमतौर पर सौंदर्य प्रसाधन नहीं खरीदती है और ऑनलाइन खरीदारी तो वह बहुत कम करती है। जब उसे पैसे मिलते हैं तो वह उन्हें खर्च करने में हिचकिचाती है और सब कुछ बचाकर रखती है। आज दोपहर के भोजन के समय कुछ पेय पदार्थ लेने के बाद जियांग ताओ ने नौकरी न ढूंढने का फैसला किया। खाना खाने के बाद वह सीधे घर जाकर झपकी लेने चला गया। वह दोपहर 3 बजे के बाद तक सोता रहा। जागने के बाद जियांग ताओ दूध और ब्रेड जैसे कुछ आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए नीचे यूडोंगडोंग सुपरमार्केट गया। खरीदारी के बाद उन्होंने कुछ बसें ली और जिशुइटान अस्पताल गए। अस्पताल में मिलने का समय शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक है। जियांग ताओ जैसे गैर पारिवारिक मित्र केवल इसी अवधि के दौरान आ सकते हैं। वांग लियानमिंग और हे फोंग दोनों ने जियांग ताओ को देखकर उनके प्रति गहरी आत्मीयता और कृतज्ञता का भाव महसूस किया। जियांग ताओ की याद दिलाने के कारण हे फोंग इस बार अपनी बीमारी का जल्दी पता लगाने में सक्षम रही। उनका रिश्ता पहले से ही अच्छा था और इस घटना ने इसे और भी मजबूत बना दिया। जियांग ताओ शाम 6 बजे तक अस्पताल में ही रुकी रहीं, जब तक कि मिलने का समय समाप्त नहीं हो गया। उसके बाद वह वहां से चली गई। घर लौटने पर उन्होंने अपनी पत्नी जूली और बेटी के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक वीडियो कॉल पर बात की। आज जूली जियांग ताओ की मां, अपनी मां और अपनी छोटी बहन जूशा को काउंटी अस्पताल में व्यापक जांच के लिए ले गई। इसका खर्च प्रति व्यक्ति 1500 था, कुल मिलाकर 6000, जिसके बारे में जूली अभी भी बहुत दुखी है। यह इस साल उनका सबसे बड़ा खर्च था। वीडियो कॉल खत्म होने के बाद मुश्किल से रात के 9 बज रहे थे। बीजिंग में बिल्कुल अकेला जियांग ताओ, उसके आसपास कोई साथी नहीं था और उम्रदराज होने के कारण वह पार्टी करने के लिए बाहर जाने में बहुत आलसी था। नहाने धोने के बाद वह समय बिताने के लिए उपन्यास सुनने के लिए सीधे बिस्तर पर चला गया। उपन्यास की दुनिया में इतना खो जाने के कारण समय का पता ही नहीं चला। आधी रात होते होते उसे ऐसा लगा जैसे उसने कई अध्याय नहीं सुने हो। जियांग ताओ ने अपना फोन बंद कर दिया और आज की खुफिया जानकारी देखने के लिए उत्सुकता से दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम खोला। आज की जानकारी कल जूली से बातचीत के दौरान आपने अपनी भाभी जूशा के बारे में बात की और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की। जूशा इस समय पिंक काउंटी के प्यो सॉन्ग पार्टी केटीवी में कुछ सहपाठियों के साथ गाना गा रही है। उसके 2 सहपाठी उसे शराब पिलाकर होटल ले जाने की योजना बना रहे हैं। ... धिक्कार है। ताजा मिली जानकारी को देखकर जियांग ताओ गुस्से से आग बबूला हो गया और खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। बिना ज्यादा सोचे समझे जियांग ताओ ने झटपट जूशा का नंबर ढूंढा और डायल कर दिया। रिंग 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 रिंग। काफी देर तक फोन का कोई जवाब नहीं मिला। जियांग ताओ ने अपनी मुट्ठी इतनी कसकर भींची कि उसमें से चटकने की आवाज आए। वह बस एक हथियार उठाकर उसके टीवी की ओर दौड़ना चाहता था जहां जूशा थी। जैसे ही जियांग ताओ फोन रखने और पुलिस को इसकी सूचना देने के लिए 110 पर कॉल करने ही वाला था, तभी आखिरकार कॉल कनेक्ट हो गया। जूशा, तुम कहां हो? इतनी रात को घर क्यों नहीं आए? कॉल कनेक्ट होते ही जियांग ताओ ने अपना गुस्सा जूशा पर निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि यह भाभी आमतौर पर अपने बेचारे देवर को नजरअंदाज करती है। जब कुछ घटित होता है तो जियांग ताओ, जो उसका देवर है, चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। आखिरकार वह जूली की छोटी बहन है। अगर खुफिया प्रणाली ने याद न दिलाया होता तो जियांग ताओ को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। आज रात जूशा को किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। वह इस साल सिर्फ 21 साल की है, कॉलेज में अभी जूनियर ईयर शुरू किया है और अभी उसे लंबा सफर तय करना है। अगर तुम क्या बात कर रहे हो जियांग? मैं घर पर हूँ, सो चुका हूँ। दूसरी ओर जूशा की आवाज लड़खड़ा रही थी। कोई भी बता सकता था कि वह झूठ बोल रही थी। जियांग ताओ ने चिढ़कर कहा, बकवास बंद करो, अभी तुरंत घर जाओ, वरना मैं तुम्हारी बहन को बता दूंगी और देखूंगी कि वह तुम्हारे साथ क्या करती है। अरे जियांग, आधी रात हो गई है, क्या हुआ है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दूसरी ओर जूशा की आवाज में भी थोड़ी अधीरता झलकने लगी। बस मुझे बता दो कि तुम घर जा रहे हो या नहीं, फालतू की बातों की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें मना नहीं सका तो तुम्हारी बहन को ये काम करने दूंगा। जियांग, अगर तुमने मेरी बहन से चुगली करने की हिम्मत की तो देखना कि मैं तुमसे दोबारा कभी बात करूंगी या नहीं। जूशा अपने माता पिता से नहीं डरती, लेकिन अपनी बहन जूली के गुस्से से डरती है। जियांग ताओ द्वारा अपनी पत्नी जूली का कार्ड निकालना वाकई कारगर साबित हुआ। तुम प्यो सॉन्ग पार्टी में हो, है ना? अपने 2 पुरुष सहपाठियों के साथ। हूँ। जियांग, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जूशा की बातें सुनकर जियांग ताओ अवाक रह गया।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जू शा को जियांग ताओ पर जासूसी करने का संदेह था। जियांग ताओ के पास जो जानकारी थी वह बहुत विस्तृत और संपूर्ण थी। जियांग ताओ ने एक पल सोचा और कहा, आपकी जासूसी करना? क्या मैं इतना खाली हूं? मेरे एक दोस्त ने फोन करके बताया कि उसने आप सभी को देखा। उसने ये भी कहा कि दोनों पुरुष सहपाठी बाथरूम में मिलकर यह योजना बना रहे थे कि आपको और एक अन्य महिला सहपाठी को कैसे शराब पिलाई जाए। वो दोनों लड़के बहुत बुरे हैं, उनके साथ मत रहो। ये सलाह तुम्हारे जीजाजी ने दी है। भनभनाहट। लाइन कट गई। जियांग ताओ के बोलने के बाद उसने फोन काट दिया। क्या तियान फेंग और बाकी लोग? जियांग ताओ की बातें सुनकर जू शा को तियान फेंग और हुआंग हाओ द्वारा उसे और उसकी सहेली को शराब पिलाने के पहले के प्रयास याद आ गए, और यह वास्तव में बहुत संदिग्ध लग रहा था। जू शा आधे मिनट तक हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मुड़कर के टीवी से चली गई। प्योर सॉन्ग पार्टी के टीवी के कमरा नंबर 108 में दो उत्साही युवक, जिन्होंने आधी बाजू की कमीज पहनी हुई थी, शराब पीते हुए धूम्रपान कर रहे थे और हंस रहे थे। बगल वाले सोफे पर एक गोल मटोल लड़की, जिसका चेहरा जवानी की खूबसूरती से भरा हुआ था, माइक्रोफोन पकड़े हुए गा रही थी। लड़की भावुक होकर सुनहरे बालों वाले एक लड़के को देख रही थी, जो कर्कश आवाज में डेविड ताओ का गीत जस्ट लव यू गा रहा था। बस तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुमसे प्यार करता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, हवा और बारिश के बावजूद तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें प्यार करता हूं, सारी खुशियां तुम्हारे हाथों में सौंप देता हूं टिल्डा। मैं बस तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हूं टिल्डा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें प्यार करता हूं टिल्डा, चाहता हूं कि हम साथ रहें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अरे वांग जियाओ, जू शा कहाँ है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वांग शियाओ की भावुक निगाहों को सहन करते हुए तियान फेंग ने जूशा के ठिकाने के बारे में पूछा। उन्होंने मुख्य रूप से आज जूशा को आमंत्रित किया था, वांग शियाओ तो बस एक अतिरिक्त मेहमान थी। ओ भाई फेंग, मुझे अचानक चक्कर क्यों आने लगे हैं? ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे शराब पिलाई। अभी अभी वांग शियाओ उत्साह से गा रही थी कि अचानक उसने अपना माथा पकड़ा और सीधे तियान फेंग पर गिर पड़ी। अरे वांग शियाओ, मुझसे दूर हटो। अगर जूशा ने ये देख लिया तो मैं पीली नदी में कूदकर भी अपना नाम साफ नहीं कर पाऊंगा। वांग शियाओ से नाराज तियान फेंग को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उस समय वह जूशा को शराब पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वांग शियाओ मदद करने के लिए उत्सुक होकर जूशा के लिए पानी पिया और अब उससे लिपट गई। रिंग 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 रिंग। कॉफी टेबल पर रखे वांग शियाओ के फोन की घंटी बजी और तियान फेंग ने अपनी तेज नजरों से देखा कि यह जूशा का कॉल था और उसने झट से स्वाइप करके जवाब दिया। अरे जूशा, क्या तुम घर चली गई? फोन से जूशा की आवाज सुनकर तियान फेंग अवाक रह गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। वांग शियाओ ने जूशा और तियान फेंग के बीच की बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी और उसके दिल में खुशी की एक झलक उठी। साशा वाकई उसकी अच्छी दोस्त है। अपने और अपने क्रश के लिए मौके बनाना। वांग जियाओ ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, भाई फेंग, मेरा सिर बहुत चकरा रहा है, चलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढते हैं। घर जाओ और अपनी माँ को ढूंढो। मैं जा रहा हूँ। सारा मूड खराब कर दिया। तियान फेंग ने अधीरता से वांग शियाओ को झटक दिया और पीछे मुड़े बिना बाहर निकल गया। अध्याय 23। चीनी संतरे की कीमतों में 100% से अधिक की वृद्धि। रिंग रिंग रिंग। जियांग ताओ सुबह 7 बजे के अलार्म से जाग गया। आज कोई भी धन कमाने वाली जानकारी ताजा नहीं की गई, इसलिए उसे लगातार सेकंड हैंड फर्नीचर बाजार जाकर पैसे कमाने का जरिया ढूंढना पड़ा। सौभाग्यवश घर पर उन पर जो 80,000 युआन का कर्ज था, वह पहले ही चुका दिया गया था। उसके पास अब भी 10,000 युआन की बचत थी, जो नए साल के लिए पर्याप्त थी। इसलिए भले ही वह अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन इस समय जियांग ताओ का मूड पहले से बिल्कुल अलग है। कोई कर्ज का बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, उसका मूड बेहद अच्छा है। वह बाहर गया और गांव की एक नाश्ते की दुकान पर छोटे छोटे उबले हुए बंस और वॉन्टन सूप का सादा नाश्ता किया। भरपेट खाने पीने के बाद वह अपने पुराने काम पर लौट गया। वह प्रतिदिन 800 युआन कमाता था, चाहे उसे प्रति घंटे 8,000 युआन मिले या प्रतिदिन 800 युआन। जियांग ताओ का रवैया सकारात्मक है और आय में भारी उतार चढ़ाव से वह असंतुलित महसूस नहीं करती है। उन्होंने सुबह 8 बजे काम शुरू किया और शाम 5:30 बजे तक व्यस्त रहे। दिन के अंत तक उसने कुल 625 युआन कमाए, जो कि सामान्य से बहुत अलग नहीं था। काम खत्म होने के बाद उसने कार को शियाओशानहे गांव के प्रवेश द्वार पर पार्क कर दिया।
घर लौटते समय जियांग ताओ पैंगडोंग सुपरमार्केट में रुका और 1 पौंड ताजे नूडल्स, 2 टमाटर और अंडों की एक ट्रे खरीदी। आज रात उसने टमाटर और अंडे के नूडल्स बनाने की योजना बनाई थी। मास्टर जियांग, क्या आप किंग हुआलांग की एक और बोतल के साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे? जब भी यू डोंग जियांग ताओ को देखता था तो उसे उससे पूछना पड़ता था कि क्या वह किंग हुआलांग खरीदना चाहता है, जिससे जियांग ताओ को किंग हुआलांग के बारे में थोड़ा सा PTSD हो गया था। आज मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, क्या बॉस यू अब शराब विक्रेता बन गए हैं? जब भी मैं आता हूं आप मुझे शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर मजाक में यू डोंग को मना कर दिया। हाँ, बस मजाक कर रहा था, मेरी बात का बुरा मत मानना मास्टर जियांग। सच कहूं तो इस तरह की चीजों में जीतने की संभावना ज्यादा नहीं होती। मास्टर जियांग, उस दिन आपने जो 3 प्रथम पुरस्कार जीते थे, उनके अलावा हमने पिछले 2 दिनों में 6 या 7 बक्से बेचे और सबसे बड़ा पुरस्कार केवल दूसरा स्थान था। यू डोंग स्पष्टवादी है, वह अपने मन की बात कह देता है। शराब बेचने के लिए जियांग ताओ जैसे पुराने ग्राहक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाता। जियांग ताओ हालांकि मितव्ययी थे, फिर भी उन्होंने पिछले 1 साल में अपने छोटे से सुपरमार्केट में 10,000 युआन से अधिक खर्च किए। यू डोंग ने विषय बदलते हुए पूछा, वैसे मास्टर जियांग, कल मेरा एक छोटा सा काम है, क्या आप उसे करना चाहेंगे? जियांग ताओ मुस्कुराया, जरूर। काम क्या है? वेतन कितना है? यू डोंग ने कहा, कल सुबह मास्टर जियांग मुझे हुइलोंगुआन फल बाजार से 200 बक्से संतरे वापस लाने में मदद करेंगे, जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग का खर्च 600 युआन होगा। आमतौर पर संतरे के चीनी के उन डिब्बों का वजन लगभग 10 किलोग्राम होता है, 200 डिब्बे लगभग 1 टन होते हैं। जियांग ताओ ने हिसाब लगाया कि वह ये काम कर सकता है और तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, मैं ये काम ले लूंगा। हम किस समय निकलेंगे? यू डोंग ने कहा, 5:30। ठीक है। पैसे कमाने के लिए जियांग ताओ सुबह जल्दी उठने की परेशानी को दूर कर सकता है। हमारा सौदा हो गया है, सुबह 5:30 बजे हम यहां से समय पर निकलेंगे। ठीक है बॉस यू, क्या आपको कुछ और समझाना है? ये लोडिंग का पता और ड्राइवर का फोन नंबर है, बस सुबह सीधे जाए और मेरा नाम बता दीजिए। यू डोंग ने काउंटर से कार्बन पेन लेकर माल उतारने का पता और ड्राइवर का फोन नंबर लिखा और उसे जियांग ताओ को सौंपते हुए कहा, ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, खाना खाता हूँ और जल्दी सो जाता हूँ। पता मिलने के बाद जियांग ताओ ने यू डोंग से आगे कोई बातचीत नहीं की, अंडे और नूडल्स पकड़े हुए मुड़ा और बाहर चला गया। कल का काम पक्का होने के बाद उसने 600 युआन की आमदनी पहले ही सुनिश्चित कर ली। जियांग ताओ को और भी खुशी महसूस हुई और वह घर जाते समय गुनगुनाता रहा। सबसे पहले उन्होंने चावल पकाने वाले कुकर में टमाटर और अंडे की चटनी को भूना, फिर उसमें पानी भरकर नूडल्स उबाले। कुछ ही समय में गर्मागर्म टमाटर और अंडे के नूडल्स का एक बड़ा कटोरा तैयार हो गया। पेट भरने के बाद जियांग ताओ ने अपनी पत्नी जूली से वीडियो कॉल पर बात की। दंपति ने अनौपचारिक बातचीत की और रात 9 बजे के बाद ही कॉल समाप्त की। चूंकि जियांग ताओ को अगली सुबह जल्दी उठना था, इसलिए उसने आज रात उपन्यास न सुनने का फैसला किया। नहाने धोने के बाद उसने आधी रात का अलार्म लगाया और झपकी लेने के लिए लेट गया। रिंग रिंग रिंग। ठीक आधी रात को जियांग ताओ अपने फोन के अलार्म से जाग गया। उसने अपनी आंखें मली और बिस्तर पर उठकर बैठ गया। जियांग ताओ के मन में एक विचार आया और उसने आज की खुफिया जानकारी की जांच की। आज की जानकारी कल आपने यू डोंग के साथ सहयोग करने का इरादा जताया और संबंधित जानकारी प्राप्त की। मौसम की स्थिति के कारण 3 दिनों में संतरे की कीमतों में भारी उछाल आने की उम्मीद है। ये वृद्धि 100% से अधिक होगी और 1 सप्ताह तक जारी रहेगी, इसलिए उचित मात्रा में सामान का स्टॉक करने की सलाह दी जाती है। 100% से अधिक वृद्धि। आज की ताजा जानकारी देखकर जियांग ताओ आश्चर्यचकित रह गया। ये तो पागलपन नहीं है। पैंगडोंग सुपरमार्केट के बॉस यू के पास दूरदर्शिता थी, उन्होंने एक ही बार में 200 संतरे खरीद लिए। हालांकि उन्होंने शायद यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि 3 दिनों में संतरे की कीमत 100% बढ़ जाएगी। अगर उसे पता होता तो 200 की तो बात ही छोड़ो, शायद वह 2000 खरीदने की हिम्मत कर लेता। इस सर्दी के मौसम में बाजार में संतरे की भरमार हो गई है। आप बीजिंग भर के बड़े और छोटे सुपरमार्केट और बाजारों में चीनी संतरे की अच्छी बिक्री देख सकते हैं। जियांग ताओ के कुछ पुराने परिचित भी हैं जो पिंगचांग जिले में फलों का छोटा थोक व्यापार करते हैं। वे शियाओशनहे आबन विलेज में किराए पर रहते हैं और वहीं रहते भी हैं। हर सुबह वे थोक बाजार जाकर एक ट्रक भरकर फल लाते हैं और उन्हें पास के ही बाजारों और मेलों में बेचते हैं।
जब कारोबार अच्छा चलता है तो वे एक दिन में 6 से 700 युआन कमा सकते हैं। हालांकि सुबह जल्दी उठना और देर रात तक काम करना थका देने वाला होता है और उन्हें शहरी प्रबंधन से बचना पड़ता है जो मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। हालांकि जियांग ताओ के उन पुराने परिचितों के साथ संबंध वांग लियानमिंग के साथ जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी वे ठीक ठाक हैं। कुछ ही दिन पहले वांग लियानमिंग अपने घर पर सभी को एक साथ बैठकर शराब पीने के लिए बुलाने की सोच रहा था। ये सभी लिनबान गांव के रहने वाले हैं और लगभग एक ही उम्र के हैं। बीजिंग में प्रवासी कामगार होने के नाते जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें अपनेपन का एहसास होता है। जियांग ताओ कभी फल नहीं खरीदते, लेकिन उनके घर में कभी फलों की कमी नहीं होती। इसका श्रेय उन कई परिचितों को जाता है जो उन्हें उपहार में फल देते रहते हैं। वे अकेले काम करने वाले छोटे व्यवसाय हैं जिनके पास स्वाभाविक रूप से कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। वे बचा हुआ खाना अपने साथ घर ले जाते हैं। अगर वे इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो वे इसे जियांग ताओ और वांग लियानमिंग जैसे आसपास के परिचितों के साथ साझा करते हैं। आज मिली नई जानकारी को देखते हुए जियांग ताओ ने सबसे पहले उन परिचितों के साथ सहयोग करने के बारे में सोचा। अगर फल बेचने वाले उन परिचितों का साथ न होता तो कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के बारे में जानते हुए भी वह, जो बिल्कुल अजनबी था, केवल असहाय होकर देखता रह जाता। शेयर की कीमत में वृद्धि की जानकारी होना एक बात है, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए शेयर बेचना बिल्कुल अलग बात है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में अकेले काम करने से एक दिन में ज्यादा बिक्री नहीं हो सकती है। बॉस यू के अनुसार चीनी संतरे का वर्तमान थोक मूल्य 3.5 युआन प्रति किलोग्राम है। खुदरा मूल्य 5 युआन है, जिससे प्रति किलोग्राम 1.5 युआन का लाभ होता है। अगर इसकी कीमत 100% बढ़ जाती है तो क्या ये 10 युआन में नहीं बिकेगा? प्रति किलोग्राम 6.5 युआन की कमाई, मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। बेशक ऐसा तभी होगा जब जियांग ताओ मुनाफा बढ़ाने के लिए कीमत बढ़ने से पहले ही मीठे संतरे खरीद ले। अन्यथा खुदरा कीमतों के दोगुने होने पर फल के थोक विक्रेता मूर्खतापूर्ण तरीके से पुरानी थोक कीमत पर बेचना जारी नहीं रखेंगे। 10 किलोग्राम के लिए 65 युआन, 100 किलोग्राम के लिए 650 युआन, 1000 किलोग्राम पर 6500 युआन का लाभ। बहुत महंगा, बहुत महंगा। जियांग ताओ ने पहले परिचितों के साथ भोजन करते समय फलों की बिक्री के बारे में बातचीत की थी। उन्होंने दावा किया कि कारोबार अच्छा चल रहा है और वे प्रतिदिन लगभग 1000 किलोग्राम संतरे बेच रहे हैं। बेशक वे जियांग ताओ द्वारा अनुमानित इतने अधिक मुनाफे पर नहीं बिकते हैं। यहां तक कि अगर वे प्रतिदिन 1000 किलोग्राम भी बेचते हैं तो भी वे अधिकतम 1000 युआन के आसपास ही कमा पाएंगे। 3 दिन में कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से पहले तैयारी करने का अभी भी समय है। कल सुबह जब मैं बाजार से बॉस यू का ऑर्डर लेने जाऊंगा तो मैं कीमत के बारे में पूछताछ करूंगा। शाम को मैं शियाओ लियू, शियाओ डेन और शियाओ झां को एक साथ बुलाकर चर्चा करूंगा। जियांग ताओ ने मन ही मन योजना बनाई, अपने फोन पर समय देखा और महसूस किया कि आधा घंटा अनजाने में बीत चुका है। उसने जल्दी से अपना फोन और खुफिया प्रणाली का इंटरफेस बंद किया, लेट गया और वापस सो गया। अध्याय 24, एक बड़ा कदम उठाना। रिंग रिंग रिंग। ठीक सुबह 5 बजे मेरे फोन का अलार्म बज उठा। जियांग ताओ अचानक उठने से पहले 5 मिनट तक बिस्तर पर बेसुध पड़ा रहा। कपड़े पहनने के बाद उसने जल्दी से अपना चेहरा धोया, एक टॉर्च पकड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गया। कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे भी आकाश तारों से भरा हुआ था। जियांग ताओ जिस नाश्ते की दुकान पर अक्सर जाया करता था, जिसे ओल्ड गुओ की दुकान के नाम से जाना जाता था, वह अभी खुली थी। दुकान के मालिक, जिनका उपनाम गुओ था, अपनी पत्नी के साथ मिलकर दुकान चलाते थे। वे दोनों प्रवासी मजदूर थे जो बीजिंग में जीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जियांग ताओ नाश्ते की दुकान के बाहर रुका और पूछा, बॉस गुओ, क्या बंस तैयार है? बस 3 मिनट और, मास्टर जियांग, अंदर आइए और इंतजार कीजिए। आइए, पहले एक सिगरेट पी लीजिए। जब तक आप सिगरेट खत्म करेंगे, बंस तैयार हो जाएंगे और आप गर्मागर्म खाने का आनंद ले सकते हैं। नाश्ते की दुकान के मालिक ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ का अभिवादन किया और यूक्सी सिगरेट का एक पैकेट निकालकर जियांग ताओ को एक सिगरेट भेंट की। धन्यवाद बॉस, मैं इंतजार करूंगा, मुझे आगे बहुत काम करना है और खाली पेट कमजोरी होती है। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए सिगरेट ली और दुकान में प्रवेश किया। सुबह के ठीक 5:12 बजे थे और नाश्ते के लिए अभी भी समय था। जियांग ताओ का अभिवादन करने के बाद बॉस गुओ बंस का अगला बैच तैयार करने के लिए आटा गूंथने में जुट गए। हालांकि इस नाश्ते की दुकान का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक है। यह एक सुबह में 1000 युआन से अधिक कमा सकता है।
दंपति केवल नाश्ता और दोपहर का भोजन परोसते थे और दोपहर और शाम को आराम और सोने के लिए समय निकालते थे। मासिक खर्चों और किराए के बाद भी उन्हें प्रति माह लगभग 15 या 16 हजार युआन का शुद्ध लाभ होता था। ये जियांग ताओ द्वारा माल ढुलाई से होने वाली कमाई से कहीं अधिक है। लेकिन कड़ी मेहनत वाकई कड़ी मेहनत होती है। जियांग ताओ को सुबह 5 बजे उठना मुश्किल लगता था। नाश्ते की दुकान पर मौजूद दंपति तैयारी के लिए सुबह 2 या 3 बजे ही अपना दिन शुरू कर देते थे। मास्टर जियांग, बंस तैयार हैं, आपको इनमें क्या भरावन चाहिए? जियांग ताओ ने अभी अपनी सिगरेट खत्म भी नहीं की थी कि बॉस गुओ ने घोषणा कर दी कि बंस तैयार है। मुझे सुअर के मांस और हरे प्याज वाले पकवानों की एक ट्रे चाहिए और साथ ही कुछ टोफू पुडिंग भी। ठीक है, एक पल रुकिए मास्टर जियांग। उसके बाद बॉस गुओ ने स्टीमर से गर्मागर्म मांस के बंस की एक ट्रे निकाली। उन्होंने एक गर्म कंटेनर से टोफू पुडिंग का एक बड़ा कटोरा भी परोसा, जिसके ऊपर नमकीन चटनी डाली गई थी। जियांग ताओ ने मेज पर रखी कुछ मिर्च उठाकर अपने टोफू पुडिंग में मिला दी। एक ट्रे में रखे बंस और एक कटोरी टोफू पुडिंग की कीमत 12 युआन थी और यह पेट भरने के लिए पर्याप्त थी। खाना खाने के बाद जियांग ताओ ने बिल चुकाया, एक और सिगरेट जलाए और अपनी टॉर्च जलाकर गांव के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से हरे रंग की आर्मी कोट पहने एक मोटे आदमी को आगे चलते हुए देखा। वह गोल मटोल आदमी लगभग 1.7 मीटर लंबा था। उसका शरीर सुडौल था और उसके सिर पर लेई फैन की टोपी थी। जियांग ताओ ने अपनी गति बढ़ाई और उस व्यक्ति के कंधे पर थपथपाया। शाओ लियू, इतनी खुश क्यों हो? क्या तुम्हारे परिवार ने नए साल के लिए तुम्हारी शादी तय कर दी है? अरे भाई जियांग, आज आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जियाओ लियू, जिनका पूरा नाम लियू जिवान है, जियांग ताओ के पड़ोसी गांव में रहती थी। उनसे 2 साल छोटी थी और अभी भी अविवाहित थी। जियांग ताओ हंसते हुए बोला, आज मैं पांग डोंग डोंग सुपरमार्केट के मालिक के लिए कुछ मीठे संतरे लेने के लिए फल थोक बाजार जा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल सही है, हम दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। संयोग से मैं भी आज शाह नदी बाजार में बेचने के लिए संतरे ला रहा हूँ। लियू जियुआन हमेशा मुस्कुराते हुए बात करता था और उसकी छोटी छोटी आंखें सिकुड़कर पतली सी हो जाती थीं, जो काफी हास्यास्पद लगता था। जियांग ताओ ने फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। वैसे शियाओ लियू, चूंकि मेरी तुमसे मुलाकात हुई है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज रात मैं तियान और झांग को अपने घर बुला रहा हूँ। मेरे पास आप लोगों के साथ पैसे कमाने के एक अवसर पर चर्चा करने के लिए है। पैसे कमाने का मौका? भाई जियांग, क्या आप मुझे कुछ संकेत दे सकते हैं? लियू जियुआन की छोटी छोटी आंखें चमक उठी। भला कोई भी पैसा कमाने के अवसर को ठुकराएगा नहीं। इसका संबंध आपके फल व्यवसाय से है। जब हम आज रात मिलेंगे और सभी लोग मौजूद होंगे, तब मैं सब कुछ समझा दूंगा। आज रात 7 बजे इसे देखना न भूलें। जियांग ताओ के बोलने के बाद वह थोड़ी दूर खड़ी अपनी ट्रक की ओर चल पड़ा। ठीक है भाई जियांग, मैं वहां आ रहा हूं। जियांग ताओ को आश्वस्त करने के बाद लियू जियुआन भी अपनी कार में बैठ गया। दोनों वाहन एक के बाद एक हुइलुगुआन फल और सब्जी थोक बाजार की ओर चले गए। हालांकि दोनों को ही मीठे संतरे चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अलग अलग थोक विक्रेताओं से खरीदा, इसलिए बाजार में प्रवेश करते ही वे अलग हो गए। यू डोंगडोंग द्वारा कल दिए गए पते का अनुसरण करते हुए जियांग ताओ फल और सब्जी थोक बाजार के डी क्षेत्र में स्थित स्टॉल संख्या 245 पर पहुंचा। सुबह सुबह आसमान में अभी भी अंधेरा था, फिर भी सामान लादने के लिए पहले से ही 1 दर्जन ट्रक कतार में लगे हुए थे। जियांग ताओ पिकअप स्लिप लेने के लिए स्टॉल पर बने एक अस्थायी कार्यालय में गया, फिर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए बाहर लाइन में लग गया। उसकी बारी आने में लगभग 1 घंटा लग गया। संतरे नीले प्लास्टिक के डिब्बों में पैक किए गए थे, जिनका वजन प्रत्येक डिब्बा 10 किलोग्राम था। अपनी ताकत के बल पर जियांग ताओ एक बार में 5 डिब्बे उठा सकता था। 200 बक्से लोड करने में लगभग 20 मिनट लगे। सामान लोड करने के बाद वह वापस शियाओशानहे गांव में पांगडोंगडोंग सुपरमार्केट के पीछे बने अस्थायी गोदाम में चला गया। सुबह ठीक 8 बजे माल उतारने का काम खत्म करने के बाद उसने और माल ढोने के काम के लिए बाजार वापस जाने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। यू डोंगडोंग के साथ हिसाब किताब निपटाने के बाद जियांग ताओ काम के प्रस्तावों का इंतजार करने के लिए अपना ट्रक लेकर रेड स्टार सेकंड हैंड होलसेल मार्केट चला गया। दोपहर तक वह पहले ही 3 काम पूरे कर चुका था और 240 युआन की अच्छी खासी कमाई कर चुका था। दोपहर के भोजन के लिए वह सड़क किनारे एक ढाबे पर रुका और तले हुए बन की एक प्लेट का ऑर्डर दिया। फिर उसने अपने फोन पर अपना बैंक खाता चेक किया। धिक्कार है, अगर मुझे शुगर ऑरेंज वाली जानकारी पहले से पता होती तो मैं उन मालिकों को निर्माण संबंधी कर्ज चुकाने में देरी कर देता।
उसका बकाया देखकर आश्चर्य हुआ, जो मात्र 18,000 युआन था, 20,000 युआन भी नहीं। जियांग ताओ को अचानक उन बाहरी कर्जों को इतनी जल्दी चुकाने पर पछतावा हुआ। हाल के दिनों में उसने खुफिया प्रणाली का उपयोग करके खुद के लिए लाखों डॉलर कमा लिए थे। उसने कुछ रकम अपने परिवार के कर्ज चुकाने में इस्तेमाल की और 50,000 से अधिक रकम अपनी पत्नी जूली को हस्तांतरित कर दी। जियांग ताओ के पास जो पैसा आया वह बहुत जल्दी आया और उतनी ही तेजी से चला गया, जिससे अंत में उसके पास कुछ खास नहीं बचा। अपने मौजूदा पैसों से वह केवल 10 किलोग्राम के लगभग 500 डिब्बे मीठे संतरे ही खरीद सकता था, जो कोई हलचल मचाने वाली बात नहीं थी। अधिक से अधिक वह कुछ नकद राशि कमा सकता था। अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए उसे और अधिक पूंजी निवेश की जरूरत थी। ये शुगर ऑरेंज से जुड़ी जानकारी निश्चित रूप से एक दुर्लभ अवसर है। कीमतों में 100% की वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए 50% का मुनाफा भी भारी लाभ दिला सकता है। अगर स्वर्ग मुझे भोजन दे रहा है और मुझ में उसे खाने का साहस नहीं है, तो मैं भविष्य में कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। इस खुफिया प्रणाली के साथ क्या मुझे यहाँ नौकरी के अनुरोधों का इंतजार करते हुए अपना पूरा जीवन बिताना पड़ेगा? सावधानी बरतना कायरता नहीं है, ये जानते हुए भी कि किसी उत्पाद का मूल्य बढ़ेगा, फिर भी कार्रवाई करने का साहस न करना सरासर मूर्खता है। काफी समय से खुफिया प्रणाली से जुड़े होने के कारण जियांग ताओ को इसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर बहुत भरोसा था। बोतलों के ढक्कनों में छिपाए गए फोन से लेकर पुराने सोफे में छुपाए गए पैसे और एटीएम में मिले सुंदर नोटों तक, हर जानकारी प्रामाणिक और विश्वसनीय थी। अपने तले हुए बंस खत्म करने के बाद जियांग ताओ दृढ़ निश्चयी हो गया। नए साल से पहले पैदा हुए संतरे की यह खेप तो बड़ी ही होनी चाहिए थी। उसका नया साल अच्छा बीतेगा या नहीं, यह इस लहर पर निर्भर करता था। अध्याय 25, धन जुटाना। तृप्त और संतुष्ट जियांग ताओ को जाने की जल्दी नहीं थी। उसने एक सिगरेट जलाए और वीचैट पर जूली को कॉल किया। रिंग रिंग रिंग। फोन कनेक्ट होने से पहले कुछ ही बार बजा और स्क्रीन पर जूली की लंबी आकृति दिखाई दी। उसके कोमल से छोटे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस हल्की सी लिपस्टिक लगी थी। उसका कोट कॉफी रंग का लंबा डाउन जैकेट था, जिसके नीचे उसने एक सादा सफेद टॉप पहना हुआ था। जूली की लंबी कदकाठी इस तरह की पोशाक को बखूबी संभाल सकती है। हे पतिदेव, मैं अपनी माँ और बहन के साथ मॉल में खरीदारी कर रही हूँ। मेरी माँ ने कहा कि वह नए साल के लिए हमारी बेटी के लिए एक नई ड्रेस खरीदेगी। क्या आपने खाना खा लिया? आपने क्या खाया? जूली इन दिनों अच्छे मूड में है, और यहाँ तक कि जब उसने जियांग ताओ को पति कहकर पुकारा तो उसकी आवाज भी मधुर हो गई। उसके अच्छे मूड का कारण बेशक यही था। दरअसल जियांग ताओ इन दिनों वीचैट के जरिए उसे काफी पैसे भेज रहा है। हालांकि वे इस साल अपने सभी बाहरी ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे इसका कुछ हिस्सा चुका सकते हैं और एक सुखद नव वर्ष मना सकते हैं। मैंने आज तले हुए पैनकेक खाए। प्यारी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर जियांग ताओ को दिल में बहुत खुशी महसूस हुई। बस एक ही कमी है कि अब ये जोड़ा हर दिन सिर्फ वीडियो चैट के जरिए ही एक दूसरे से बात कर सकता है। उन्हें एक साथ ताश खेलने के लिए लगभग 10 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं हो सकता टिल्डा। जूली ने शरारती अंदाज में अपनी आंखें घुमाई। वे 6 साल से अधिक समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और 7 साल से शादीशुदा हैं, इसलिए वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जियांग ताओ के इरादे जूली को पहली नजर में ही स्पष्ट हो जाते हैं। और इसके विपरीत जियांग ताओ मुस्कुराया और बोला, यह अच्छी खबर क्यों नहीं हो सकती? ये बहुत बड़ी खबर है। जूली ने सीधे सीधे कहा, बताओ, इसकी कीमत कितनी है? जियांग ताओ ने अपनी पत्नी से सीधे सीधे बात करते हुए 5 उंगलियां उठाई और कहा, 50,000। जूली ने फिर से उसकी ओर आंखें घुमाई। तो तुम मुझे जो भी पैसा दोगे, तुम उसे सब वापस लेने की सोच रहे हो, है ना? जियांग ताओ हंसते हुए बोला, मुझे इसकी जरूरत ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के लिए ही होगी, और तब तक मैं तुम्हें 100,000 लौटा दूंगा। सचमुच? जूली की आंखें चमक उठी, उसे लगा कि यह सौदा संभव है। सचमुच? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो वापस आने पर तुम्हें अलग कमरे में सोना पड़ेगा। मैं अपनी प्यारी पत्नी से झूठ बोलने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। बस करो, मीठी मीठी बातें करना बंद करो। तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है? यह एक राज है। अगर मैं बता दूं तो शायद बात न बने। वैसे भी आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, पूरा भरोसा होने तक मैं आमतौर पर आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, ठीक है। अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते तो भूल जाइए। आप घर के मुखिया हैं, आपकी कमाई पूरी तरह आपकी है। आप जो भी करें, मैं आपका साथ दूंगा।
जियांग ताओ से बात करते समय जूली ने अपने फोन का इस्तेमाल किया और वीचैट के माध्यम से जियांग ताओ को 56,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। उसके खाते की शेष राशि तुरंत फिर से 1,000 युआन से नीचे गिर गई। चिंता मत करो प्रिया, इस लहर के बाद हम न केवल अपने परिवार का कर्ज चुका पाएंगे बल्कि हमारे पास एक अच्छी छुट्टी के लिए भी काफी पैसे बचेंगे। जब हम पैसे कमा लेंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदूंगा। अपनी पत्नी के अटूट समर्थन से जियांग ताओ को और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। इस बार वह इस अवसर को भुनाने और इसे साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हम आगे बढ़ो मेरे प्यारे पतिदेव टिल्डर, मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करती हूँ। शुक्रिया प्रिय, तुम्हारे जैसी अद्भुत इंसान से शादी करने का मतलब है कि मेरे पूर्वज हम पर मुस्कुरा रहे होंगे। गंभीर मामलों पर चर्चा करने के बाद दंपति ने मीठी मीठी बातें करना जारी रखा, जिससे बगल की मेज पर बैठे दो अविवाहित लड़के बहुत ईर्ष्या करने लगे। अपनी पत्नी से 50,000 मिलने के बाद जियांग ताओ के फोन में 80,000 भी नहीं बल्कि सिर्फ 70,000 से कुछ अधिक ही बचे थे। यू डोंगडोंग के साथ माल खींचने के आज के बाजार के अनुसार बड़े आकार के चीनी संतरे का वर्तमान बाजार मूल्य 3.5 युआन प्रति जिन है। 10 जिन के एक बॉक्स की कीमत 35 युआन है। जियांग ताओ के पास फिलहाल जो पैसा है उससे वह केवल लगभग 2,000 बक्से ही थोक में बेच सकता है। खुफिया प्रणाली से मिली जानकारी के आधार पर यह मूल्य वृद्धि 1 सप्ताह तक जारी रहने की उम्मीद है। अगर वह अकेले भी यह काम करे तो भी 2,000 बक्से बेचना मुश्किल नहीं होगा। अगर वह शियाओ लियू, शियाओ डेन और शियाओ झांग को भी शामिल कर लेता है तो ये राशि शायद ही पर्याप्त होगी। इस बार जियांग ताओ अपनी सारी उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल मीठे संतरे खरीदने में करने की योजना बना रहा है। उनके सामने जीवन में एक बार मिलने वाला ऐसा अवसर था, मानो स्वर्ग ने ही उसे भोजन उपलब्ध कराया है। उसे अपना मुंह चौड़ा खोलकर जितना हो सके उतना खाना चाहिए। बिल चुकाने के बाद जियांग ताओ रेस्तरां से बाहर निकला और अपने मालवाहक ट्रक की ओर लौट गया। इस बारे में सोच विचार करने के बाद जियांग ताओ ने किसी भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओल्ड मा से उधार लेने का इरादा किया। अधिकतम उधार लेने की सीमा 176,400 थी, जिस पर वार्षिक ब्याज दर 9.72% थी। ब्याज पहले और मूलधन बाद में चुकाने की पुनर्भुगतान योजना के तहत 3 महीने के लिए उधार लेने पर 4,760 युआन का अतिरिक्त ब्याज लगेगा। जियांग ताओ ने अनुमान लगाया कि चीनी संतरे की कीमतों में ये तेजी 10 दिनों से अधिक नहीं टिकेगी। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वह बूढ़ी माँ को ब्याज समेत पैसे वापस कर देगा, जिसकी लागत केवल 1 या 200 युआन होगी। उसके अलावा एकमात्र व्यक्ति जो 170,000 से अधिक उधार दे सकता था और ऐसा करने को तैयार था, वह ओल्ड माँ थी। मेरे पास जो पैसे हैं और ये सब मिलाकर लगभग 250,000 हैं, जो काफी होने चाहिए। किसी को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ भविष्य में पैसा कमाने के भरपूर अवसर होंगे। एक ही बार में सारा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग ताओ कार में बैठकर काम के सिलसिले में इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि वह शियाओ लियू और बाकी लोगों को उस शाम उसके साथ आने के लिए कैसे मनाए। बेशक अगर उनकी दिलचस्पी नहीं होती तो जियांग ताओ किसी को भी मजबूर नहीं करता। उन्हें यह अवसर मिला था और वे इसे भुना पाएंगे या नहीं, यह उन पर निर्भर था। जब जियांग ताओ सोच ही रहा था कि एक ग्राहक उसके पास आया। ड्राइवर, शियाओशानहे तक 2 पलंग और कुछ कुर्सियां पहुंचाने का कितना किराया लगेगा? 80, 50 कैसा रहेगा? यहाँ 80 है। अगर आपको यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए। ठीक है 80 ही सही। कीमत पर सहमति बनने के बाद जियांग ताओ ग्राहक के साथ बाजार गए और अपना दोपहर का काम शुरू कर दिया। दोपहर में जियांग ताओ ने 4 और गेंदें फेंकी, जिससे उन्हें 330 रन मिले। सुबह के 240 और यू डोंगडोंग को डिलीवरी के लिए 600 को इसमें जोड़ने पर जियांग ताओ ने उस दिन कुल 1,170 युआन कमाए। यह इस साल उनके लिए अतिरिक्त कामों से मिलने वाला सबसे लाभदायक दिन था। बेशक खुफिया प्रणाली से मिलने वाले धन कमाने के अवसरों की तुलना में ये राशि बहुत मामूली थी। शाम 5:30 बजे जियांग ताओ ने अपना दिन का काम समाप्त किया और शियाओशानहे गांव वापस चला गया। उसने एक दुकान से सुअर का सिर, सुअर का जिगर, झींगा मछली, मैरिनेट की हुई बत्तख की गर्दन, सीप में लगा मांस और चिकन ड्रमस्टिक्स खरीदे। उन्होंने 2 सॉसेज, 3 तरह से भुनी हुई बत्तख और ठंडे व्यंजनों का एक बड़ा बैग भी खरीदा। अंततः वह पेंग डोंगडोंग सुपरमार्केट गया और 10 साल पुरानी बैजियो की 2 बोतलें और स्प्राइट की 2 बड़ी बोतलें, साथ ही सिगरेट का एक पैकेट खरीदा। खरीदारी करने के बाद जियांग ताओ अपने किराए के अपार्टमेंट में लौट आया। शियाओ लियू और अन्य लोगों के आने से पहले जियांग ताओ ने जगह को थोड़ा साफ सुथरा कर दिया।
फिर उसने कमरे के बीचों बीच एक छोटी गोल मेज रख दी और उसने घर लौटते समय रास्ते में खरीदी गई मांस और सब्जियों के व्यंजनों के ढेर को व्यवस्थित किया। जैसे ही जियांग ताओ तैयार हुआ, उसने गलियारे से शियाओ लियू और उसके दोस्तों के हंसमुख स्वर में आने की आवाज सुनी। जियांग ताओ बाहर निकला और उसने देखा कि शियाओ लियू और उसका समूह दूसरी मंजिल पर आ रहा है। उनमें से कोई भी खाली हाथ नहीं आया था, हर कोई एक बड़ा थैला लेकर आया था। कुछ लोग सब्जियां लाए थे, कुछ लोग शराब लाए थे और स्वाभाविक रूप से वे जियांग ताओ के लिए कुछ फल भी लाए थे। अध्याय 26 अवसर आपका है। हालांकि जियांग ताओ और शियाओ लियू और अन्य लोग वांग लियानमिंग के साथ उतने घनिष्ठ संबंध नहीं रखते हैं। वे अभी अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच अच्छे संबंध हैं। वे कभी कभी साथ में खाना खाने के लिए मिलते हैं। इस बार एक व्यक्ति इलाज करेगा और अगली बार दूसरा व्यक्ति करेगा। वे बारी बारी से खेलते हैं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। कुछ लोगों को अंदर बुलाने के बाद सभी लोग बातचीत और हंसी मजाक में मशगूल हो गए, जिससे माहौल जीवंत हो गया। कुछ राउंड ड्रिंक्स के बाद जियांग ताओ को लगा कि अब सही समय है और उसने कहा, मेरे एक दोस्त जो फलों का थोक व्यापार करता है ने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों में मीठे संतरे की बाजार में जबरदस्त मांग आने वाली है। मेरे इस दोस्त में हमेशा से ही बाजार की गहरी समझ रही है और वह पहले से ही एक करोड़पति युवा उद्योगपति है। इस बार उन्होंने मुझसे इसका जिक्र किया, शायद मुझ पर दया करके, क्योंकि मेरा साल मुश्किलों भरा रहा है। मुझे अपने इस दोस्त के विश्लेषण पर पूरा भरोसा है और मैं भी इसमें शामिल होने की योजना बना रहा हूं। क्या आप लोग भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? क्या संतरे की बाजार में इतनी बड़ी मांग है? हम पिछले 1 महीने से रोजाना संतरे बेच रहे हैं और हमें इसके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। भाई जियांग, क्या ये भरोसेमंद है? जियांग ताओ की बातें सुनकर शियाओ लियू और अन्य लोग कुछ हद तक संशयपूर्ण दिखे। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। इसका मुख्य कारण ये था कि रोजाना संतरे बेचने वाले तीनों फल विक्रेताओं को ऐसी किसी खबर की जानकारी नहीं थी। अब जियांग ताओ, जो एक बाहरी व्यक्ति है, का दावा है कि उसे संतरे के बाजार के रुझान की अंदरूनी जानकारी है। क्या ये पासा पलटने जैसा नहीं है? अगर यह भरोसेमंद नहीं होता तो मैं सबको यहाँ इकट्ठा नहीं करता। ऐसी सफलता मिलने के बाद जाहिर है मैं आप सबको अपने साथ पैसे कमाने के लिए लाना चाहता हूँ। जियांग ताओ ने शियाओ लियू और अन्य लोगों को समझाने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। कर्म कथनी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप विश्वास करें या न करें, मैं लगभग 250,000 युआन का निवेश करने की योजना बना रहा हूं और कल फलों के थोक बाजार में जाकर स्टॉक जमा करूंगा। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप संतरे बेचने में मेरी मदद कर सकते हैं और मैं आपको वेतन दूंगा, जो निश्चित रूप से आपके वर्तमान वेतन से कम नहीं होगा। जियांग ताओ के शब्दों ने लियू जियुआन और अन्य लोगों को चौंका दिया। चीनी संतरे में 250,000 का निवेश। भाई जियांग, क्या आप सच में गंभीर हैं? लियू जियुआन ने हैरानी से आंखें फाड़कर देखा। वहां मौजूद सभी लोगों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासी हैं, 250,000 कोई छोटी रकम नहीं है। किसी एक परियोजना में इतनी बड़ी रकम निवेश करने के लिए अपार साहस की आवश्यकता होती है। हाँ, नया साल लगभग आ ही गया है, तो चलिए पैसे कमाने के लिए आखिरी कोशिश करते हैं और त्योहारों के लिए खुशी खुशी घर लौटते हैं। जियांग ताओ का चेहरा शांत और तनाव मुक्त था और उनकी मुस्कान में उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। फिर भी सभी लोग आशंकित थे। यदि यह निवेश विफल हो जाता है, नया साल शायद संभव न हो पाए। निवेश और व्यावसायिक निर्णय मनमर्जी से नहीं लिए जाते। अपना दृढ़ रुख स्पष्ट करने के बाद जियांग ताओ ने लियू जियुआन और अन्य लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी को खाने पीने के लिए प्रोत्साहित किया। वे शामिल हो या न हो, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर है। आखिरकार अवसर तो मौजूद है, यह उन पर निर्भर करता है कि वे इसका लाभ उठा पाते हैं या नहीं। जियांग ताओ ने उन्हें इस बारे में सोचने के लिए रात भर का समय दिया और सुबह तक उन्हें बताने के लिए कहा। रात्रिभोज का कार्यक्रम शाम 7 बजे के बाद से लेकर रात 9 बजे के बाद तक चला। भरपेट खाने पीने के बाद लियू जियुआन और बाकी लोग एक साथ नीचे चले गए। लियू जियुआन और शान युफेई सीधे घर गए। झांग चाओ ने अपने घर के पास एक फुट स्पा मसाज शॉप में जाने से पहले शहरी गांव में कई चक्कर लगाए। शाओ लियू और अन्य लोगों को विदा करने के बाद जियांग ताओ ने कुछ देर के लिए जूली को वीडियो कॉल की। आज उसकी मां ने जियांग जू के लिए नव वर्ष का एक लाल गाउन खरीदा और छोटी बच्ची ने इसे विशेष रूप से जियांग ताओ को दिखाने के लिए पहना। जियांग जू को अपनी मां जूली की तरह पतला और लंबा कद विरासत में मिला है और वह बिना वजन बढ़ाए खाना पसंद करती है।
उनकी शारीरिक बनावट जियांग ताओ से मिलती जुलती थी। बड़ी आंखें, ऊंची नाक, एक आदर्श अंडाकार चेहरा, वास्तव में एक खूबसूरत महिला। उस खूबसूरत पोशाक में वह बिल्कुल किसी परीख था कि छोटी राजकुमारी जैसी लग रही थी। पूरी दुनिया में मेरी बेटी जितनी खूबसूरत लड़की मिलना मुश्किल है। जियांग ताओ अपनी बेटी की तारीफ करने में कभी संकोच नहीं करते, वे जो भी उनके मन में आता है कह देते हैं। जियांग जू ने खिलखिलाते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि पापा ब्रह्मांड के सबसे सुंदर पापा हैं, इसलिए मैं इतनी खूबसूरत हूँ। हे जियांग जू, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, ठीक है। पिताजी भी बहुत श्रेय के पात्र हैं। तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई? तीनों रात 10 बजे के बाद तक हंसते हंसते बातें करते रहे, जिसके बाद उन्होंने आखिरकार वीडियो कॉल समाप्त कर दी। जल्दी से नहाने के बाद जियांग ताओ रात के 12 बजे की खुफिया जानकारी के बारे में सोचते हुए नींद में नहीं था। इसलिए उसने आज चीनी संतरे के बारे में मिली जानकारी खोली और उसे शब्द दर शब्द दोबारा पढ़ा। आज की खुफिया जानकारी कल आपने और यू डोंग डोंग ने सहयोग समझौते पर सहमति जताई, जिसके तहत प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की गई। मौसम संबंधी कारणों से 3 दिनों में संतरे की कीमतों में भारी वृद्धि होगी। ये वृद्धि 100% से अधिक होगी, 1 सप्ताह तक जारी रहेगी और कुछ मात्रा में स्टॉक करना उचित है। ये खुफिया जानकारी पिछले हित से अलग थी, जो एक उत्पाद और स्थान का संकेत दे रही थी। ये किसी उत्पाद के भविष्य के मूल्य रुझान के बारे में है। इसमें इस बाजार लहर की शुरुआत और समाप्ति का भी उल्लेख किया गया था। उन्हें इस तरह की विस्तृत खुफिया जानकारी थाली में परोस कर दी गई थी। अगर वह इसे ठीक से संभाल नहीं सकता, तो जैसा कि शिक्षक शियाओ यान ने टिप्पणी की, वह घर जाकर सुअर बन जाए तो बेहतर होगा। 250,000 की पूंजी के आधार पर 10 किलोग्राम बड़े आकार के चीनी संतरे के एक क्रेट को 35 युआन में थोक में बेचा जाता है। 250,000 की संख्या से लगभग 7,000 क्रेट की थोक बिक्री संभव है। बाजार में मौजूदा भाव 5 युआन प्रति किलोग्राम है। 100% की वृद्धि का मतलब 10 युआन प्रति किलोग्राम है, इसलिए एक क्रेट 100 युआन में बिक सकता है। 7,000 बक्सों की कीमत 700,000 युआन होगी। 250,000 की लागत घटाने के बाद 450,000 का शुद्ध लाभ बचता है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। कैलकुलेटर पर परिणाम देखकर जियांग ताओ अचंभित रह गया। उन्होंने पहले इसका सावधानीपूर्वक हिसाब नहीं लगाया था, और अब ये जानकर कि यह शुगर ऑरेंज प्रोजेक्ट कितना लाभदायक था, वे आश्चर्यचकित रह गए। ये लहर संभवतः अधिकतम 1 सप्ताह तक चलेगी, और जियांग ताओ ने उस समय के भीतर काम समाप्त करने की योजना बनाई थी। शाओ लियू और अन्य लोगों को उनकी मेहनत के लिए कुछ हिस्सा देने के बाद भी वह खुद कम से कम 350,000 से अधिक कमा लेगा। और इसमें शुरुआती 250,000 की पूंजी शामिल नहीं है, ये तो शुद्ध लाभ है। 7,000 डिब्बे संतरे के लिए भंडारण स्थान चाहिए। बाहर कमरे का तापमान बिल्कुल सही है, इसलिए मुझे कोल्ड स्टोरेज किराए पर लेने की जरूरत नहीं है। शहरी गांव में एक अलग घर ही काफी होगा। शहरी गांव में एक अलग मकान का किराया अधिकतम 2,000 युआन प्रति माह होता है, जो गोदाम किराए पर लेने की तुलना में अधिक उपयुक्त है। इस बिक्री से होने वाले लाभ की गणना करने के बाद जियांग ताओ ने भंडारण स्थान और भविष्य की बिक्री पर विचार किया। शुगर ऑरेंज परियोजना के लिए सही समय पर प्रवेश करना और यथासंभव अधिक से अधिक माल सुरक्षित करना पहला कदम है। कम लागत वाली वस्तुओं को प्राप्त करना और उन्हें अधिक कीमत पर बेचकर नकद प्राप्त करना ही मुख्य कदम है। जियांग ताओ ने दराज से एक बही खाता नोटबुक और एक बॉल पॉइंट पेन निकाला। उसके दिमाग में जो भी विचार आते, वह उन्हें लिख लेता था। अच्छी याददाश्त से बेहतर है अच्छे नोट्स। यदि क्षणिक विचारों को तुरंत लिख न लिया जाए तो वे लुप्त हो सकते हैं। 1 घंटे से अधिक समय तक नोटबुक में लिखना और रेखाचित्र बनाना। कुछ ही देर में फिर से रात के 12 बजे बज गए और एक नए दिन की शुरुआत हो गई। अध्याय 27। बेटी की रेड वाइन, कुल 200,000। आज की खुफिया जानकारी। कल आपकी अपने शहर के एक साथी नागरिक लियू जियुआन के साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई थी और आपने कुछ खुफिया जानकारी प्राप्त की थी। जिस किराए के मकान में लियू जियुआन किराए पर रह रहा है, उसके बगल में एक आंगन किराए पर उपलब्ध है। उस आंगन की पश्चिमी दीवार के किनारे 20 साल पुरानी उच्च गुणवत्ता वाली डॉटर रेड वाइन के 10 जार दफनाए गए हैं। नोट: ये शराब एक दिवंगत किराएदार द्वारा संग्रहित की गई थी और इसका मूल्य लगभग 200,000 है। डॉटर रेड वाइन का मूल्य 200,000 है। आज ताजा जानकारी देखकर जियांग ताओ का चेहरा खिल उठा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, इस बार मुझे संतरे रखने के लिए एक छोटे से आंगन की जरूरत है, इसलिए मैं इसे कल किराए पर ले लूंगा।
जहां दफन डॉक्टर रेड वाइन के 10 जार हैं, उन्हें मुझे आधी रात को चुपचाप खोदकर निकालना होगा। ये जानते हुए कि डॉक्टर रेड वाइन के 10 जार एक मृत किराएदार द्वारा रखे गए थे, जियांग ताओ को इस बारे में कोई चिंता नहीं थी। खुफिया जानकारी की जांच करने के बाद जियांग ताओ आखिरकार सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह अगली सुबह 6:45 बजे तक सोता रहा। जियांग ताओ उठी, जल्दी से नहाया, कपड़े पहने और नीचे चली गई। कल रात शराब पीते हुए उसने सुबह 7 बजे ओल्ड गुओ की दुकान पर शियाओ लियू और अन्य लोगों के साथ नाश्ता करने की व्यवस्था की थी। जब जियांग ताओ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लियू जियुआन पहले से ही वहां मौजूद थी। वह लड़का सिगरेट पीते हुए एक हाथ से लगातार अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। किसी के उसे देखने का आभास होने पर लियू जियुआन ने ऊपर देखा तो जियांग ताओ बाहर से अंदर आ रहा था और उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। भाई जियांग, आप यहाँ हैं, आइए बैठिए। जियांग ताओ बैठ गया और मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या स्क्रॉल कर रहे हैं जिससे आपको इतनी खुशी मिल रही है? लियू जियुआन हंसते हुए बोला, भाई जियांग, क्या आपको पता नहीं, आजकल लिटिल स्वीट पोर्ट्रेटो पर बहुत सारी विदेशी लड़कियां नजर आ रही हैं, इसलिए हमें कुछ अनोखे नजारे देखने को मिल रहे हैं। इन्हें देखिए, ये हमारे देश की एक जैसी दिखने वाली, चेहरे पर एक जैसे निशान वाली इंटरनेट सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अरे बदमाश, सिर्फ देखने से आनंद नहीं मिलता। लियू जियुआन की बातों को सुनकर जियांग ताओ जोर से हंस पड़ा। लियू जियुआन ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, बस प्रशंसा कर रहा हूं, यही मेरा एकमात्र शौक है। भाई जियांग, आपके जैसा नहीं, इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी करके आप तो सचमुच सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। जियांग ताओ हंसे और हौसला बढ़ाते हुए बोले, तुम्हें भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। नए साल में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, मछली पकड़ने के लिए जाल को चौड़ा फैलाओ। मेरी इस स्थिति को देखते हुए मैं शादी करने की उम्मीद नहीं कर रही हूँ। अकेले रहना ही मेरे लिए ज्यादा आरामदायक है। मैं खुद कमाता हूँ, खुद खर्च करता हूँ और साल में कुछ हजार रुपये बचा लेता हूँ। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं किसी नर्सिंग होम में चला जाऊंगा। लियू जियुआन ने अजीब सी मुस्कान दी। बार बार असफल विवाह प्रयासों के कारण शादी की उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी। कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह सालाना 70 से 80 हजार रुपये कमाता था, लेकिन घर पर बढ़ती दुल्हन की कीमतों और अनुचित आवश्यकताओं के सामने उनकी आय पर्याप्त नहीं थी। अगर वह दृढ़ संकल्प ले तो 18,800 टोकरियों का दहेज देना संभव है। 150,000 से अधिक कीमत वाली कार भी किफायती होती है, लेकिन पिंक काउंटी में पूरी तरह से भुगतान किया हुआ 100 वर्ग मीटर का घर जोड़ना, ये बात लियू जियुआन जैसे ग्रामीण युवक के लिए सहन करना कतई संभव नहीं है। जियांग ताओ के गृहनगर पिंक काउंटी में मूल वेतन 3,000 तक भी नहीं पहुंचता है और वहां कोई प्रतिष्ठित बड़ा उद्यम भी नहीं है, लेकिन आवास की कीमतें बेहद अधिक हैं। यहां तक कि पुराने जर्जर छोटे छोटे सेकंड हैंड मकानों की औसत कीमत भी 4,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक है, और 10 साल से कम पुराने उन ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट की कीमत 7,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक है। उस समय जियांग ताओ के पास न तो कार थी और न ही घर, इसके बावजूद उसका जूली से विवाह कर पाना वास्तव में सौभाग्य की बात थी। हर साल नए साल के दौरान वह अक्सर अपनी सास की उन इशारों भरी टिप्पणियों को सुनता था जिनमें वह अपनी बेटी में एक छिपा हुआ खजाना खोजने की बात कहती थी। तुम अभी जवान हो, आगे चलकर बहुत सारे अवसर मिलेंगे। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए लियू जियुआन के कंधे पर थपथपाया। शादी एक ऐसा विषय था जिस पर वह सलाह नहीं दे सकता था। शादी करना या न करना, यह एक व्यक्तिगत पसंद है। जीवन के प्रति बस अलग अलग दृष्टिकोण है, न तो सही और न ही गलत। बात बदलते हुए जियांग ताओ ने पूछा, शाओ लियू, क्या तुमने उस बारे में सोचा है जो मैंने तुमसे कल रात की थी? क्या तुम इसमें शामिल होना चाहोगे? अगर यह सफल रहा तो हमें थोड़ा मुनाफा हो सकता है। भाई जियांग, मैंने इस बारे में सोचा और मुझे लगता है कि इसमें कुछ जोखिम है। तो मैं अधिकतम 50,000 ही निवेश कर सकता हूं, इससे अधिक निवेश करना मेरी जोखिम सहनशीलता से अधिक होगा। लियू जियुआन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, क्योंकि वह जानता था कि 50,000 उसके लिए एक महत्वपूर्ण निवेश था। ठीक है, 50,000 ही सही, जितना आप सहज महसूस करें उतना निवेश करें। जियांग ताओ को दूसरों के निवेश की रकम की कोई चिंता नहीं थी। वो बस सबको अपने साथ लाना चाहता था ताकि वे उसे मीठे संतरे बेचने में मदद करें। एक अकेले व्यक्ति के प्रयास से एक सप्ताह में 250,000 युआन मूल्य के चीनी संतरे बेचना संभव नहीं होगा। खुफिया प्रणाली ने अनुमान लगाया कि बाजार का ये रुझान अधिकतम एक सप्ताह तक ही चलेगा। एक सप्ताह बाद कीमतें गिर जाएंगी, जिससे मुनाफा कम हो जाएगा।
इसलिए 1 सप्ताह के भीतर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक थी। खुद मांस खाने से उसके भाइयों को कम से कम सूप पीने को तो मिल ही जाता था, अन्यथा वे असंतुलित महसूस कर सकते हैं और प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। लियू जियुआन से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद शान युफेई और झांग चाओ आ गए और सभी लोग उपस्थित थे। उन्होंने पकौड़ी की 4 स्टीमर बास्केट, साथ ही टोफू पुडिंग और वॉन्टन सूप कॉन्जी का ऑर्डर दिया। वे चारों खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। शान युफेई ने भी लियू जियुआन की तरह 50,000 युआन निवेश करने की योजना बनाई थी। झांग चाओ ने कहा कि उनके पास अतिरिक्त नकदी नहीं है, लेकिन वह चीनी संतरे बेचने में मदद करने को तैयार है। तो जियांग ताओ ने व्यक्तिगत रूप से 250,000 लियू जियुआन और शान युफेई ने 50,000 प्रत्येक, कुल मिलाकर 350,000 का योगदान दिया। जियांग ताओ के पास 71% हिस्सेदारी थी, जबकि लियू जियुआन और शान युफेई के पास 14% हिस्सेदारी थी। शेष 1% से भोजन और ईंधन के खर्चों को पूरा किया जाएगा। यदि परियोजना सफल रही तो वे निश्चित रूप से जश्न मनाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करेंगे। पेट भरकर खाने के बाद जियांग ताओ और अन्य लोग 4 ट्रकों में बैठकर उस फल थोक बाजार की ओर चले गए जहां वे कल गए थे। लियू जियुआन और अन्य लोग यहां नियमित रूप से आते थे और कई मालिकों को जानते थे। अंततः उन्होंने लियू नामक एक बॉस के साथ काम करने का फैसला किया। मालिक का नाम लियू यू था, उम्र 35 साल, लंबाई लगभग 160 सेंटीमीटर, गोरी त्वचा और काफी आकर्षक। लियू यू 10 वर्षों से अधिक समय से फलों के थोक बाजार में अपना व्यवसाय चला रही थी और अपनी अच्छी प्रतिष्ठा और मजबूत क्षमताओं के लिए जानी जाती थी। उसके लिए 350,000 मूल्य के चीनी संतरे कोई बड़ी बात नहीं थी। अंततः जियांग ताओ और अन्य लोगों के बीच कुछ सौदेबाजी के बाद वे प्रत्येक क्रेट पर अतिरिक्त 2 युआन की छूट प्राप्त करने में सफल रहे, जिससे सौदा 33 युआन प्रति क्रेट पर तय हुआ। कुल मिलाकर ये 10,606 बक्से हैं, जिससे केवल इस खरीद चरण में ही 20,000 युआन से अधिक की बचत हुई है। थोक खरीदारी के लिए संसाधनों को एकत्रित करने के अपने फायदे हैं। 7 दिनों में बिक्री पूरी करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कम से कम 1,500 क्रेट बेचने होंगे। जियांग ताओ चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, वह इसे अकेले नहीं संभाल सकता था। उन चारों के बेचने से कठिनाई 4 गुना कम हो जाती है। अगर उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 378 क्रेट बेच सके तो वे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लियू यू के पास आज 3,000 क्रेट स्टॉक में तैयार थे और शेष 7,606 क्रेट अगले दिन डिलीवरी के लिए तैयार थे। मिली जानकारी के अनुसार कल से संतरे की कीमतों में तेजी से वृद्धि शुरू हो सकती है, इसलिए अगले दिन डिलीवरी में कोई समस्या नहीं होगी। पूरी क्षमता से भरे 4 ट्रकों में से प्रत्येक 300 बक्से लेकर शियाओशानहे गांव वापस गया। जियांग ताओ ने लियू जियुआन के बगल वाले आंगन को 2,300 के अल्पकालिक मासिक किराए पर सफलतापूर्वक किराए पर ले लिया। यह अलग से बना आंगन काफी विशाल था, जिसमें लगभग 70 से 80 वर्ग मीटर का एक बड़ा क्षेत्र था, जो संतरे के भंडारण के लिए एकदम सही था। आंगन को सुरक्षित करने के बाद उन्होंने संतरे आंगन में उतार दिए, फिर बाजार से संतरे लाने के लिए कुछ बार आना जाना किया। 3 चक्कर लगाने के बाद वे उस दिन सभी 3,000 बक्से पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। आंगन में सभी संतरे करीने से ढेर करके रखे गए थे और उन्हें एक बड़े तिरपाल से ढक दिया गया था। अध्याय 28 बेटी की लाल शराब के 10 जार प्राप्त करना। काम खत्म होने के बाद दोपहर हो चुकी थी। जियांग ताओ, लियू जियुआन और अन्य 2 लोगों को शहरी गांव के एक छोटे से रेस्तरां में ले गया। प्रत्येक व्यक्ति ने एक व्यंजन का ऑर्डर दिया, 2 मांसाहारी और 2 शाकाहारी, और उन्होंने बेजियो एयर की 2 बोतलें भी मंगवाईं। जियांग ताओ मुस्कुराया और नौजवानों को पुकारा, आज दोपहर आप सभी लोग अच्छे से आराम कर लें। कल हम माल ढुलाई का काम जारी रखेंगे, परसों से हम माल भेजना शुरू कर पाएंगे। गोल मटोल लियू जियुआन ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं भाई जियांग के साथ थोड़ा मुनाफा कमा लूंगा, ताकि नए साल के लिए मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसे हो। भाई जियांग, क्या ये बात भरोसेमंद है? मुझे अभी भी काफी चिंता और घबराहट हो रही है। शान युफेई ने भी 50,000 युआन का निवेश किया, लेकिन उनमें जियांग ताओ जितना आत्मविश्वास नहीं था। चिंता मत करो, अगर यह भरोसेमंद नहीं होता तो क्या मैं 250,000 का निवेश करता। तुम लोग बस कुछ पैसे कमाने का इंतजार करो और नए साल की शुभकामनाएं। जियांग ताओ ने खुफिया प्रणाली की जानकारी पर अभी भी पूरा भरोसा रखते हुए खुशी खुशी समूह को सिगरेट बांटी। लियू जियुआन और शान युफेई ने 50,000 का निवेश करने का साहस किया, क्योंकि उन्होंने जियांग ताओ को 250,000 का निवेश करते देखा और अपना मन बना लिया।
थोड़ी देर बातचीत और हंसी मजाक के बाद मालिक ने जल्दी से उनके द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजन और पेय परोस दिए। चूंकि उन्हें दोपहर में काम नहीं करना था, इसलिए उन चारों ने शराब की 2 बोतलें आपस में बांट ली। भरपेट खाने पीने के बाद जियांग ताओ ने बिल चुकाने की पहल की। जब वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो दोपहर के 3 बज चुके थे। जब भी जियांग ताओ शराब पीता था तो उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता था, बस झपकी लेना चाहता था। उन्होंने लियू झियुआन और अन्य लोगों के ताश खेलने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया और अकेले ही घर चले गए। शहरी गांव में एक हार्डवेयर स्टोर के पास से गुजरते हुए जियांग ताओ एक नया फावड़ा और एक हेडलाइट खरीदने के लिए अंदर गया। उन्हें याद आया कि आज सुबह बेटी रेड वाइन के बारे में मिली जानकारी ताज़ा हो गई थी। हालांकि दिन के उजाले में काम करना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उसे अंधेरा होने तक इंतजार करना पड़ा ताकि वह उसे खोदने की कोशिश कर सके। फावड़ा और हेडलाइट खरीदने के बाद जियांग ताओ ने औजारों को छोटे से आंगन में रखा और सीधे घर जाकर सो गया। वह शाम 7 बजे के बाद तक सोता रहा और उसकी पत्नी जूली के वीडियो कॉल से उसकी नींद खुली। दंपति ने वीडियो कॉल पर 1 घंटे से अधिक समय तक बात की और फिर कॉल काट दी। 8:20 बजे थोड़ी सी भूख मिटाने के लिए कुछ खा लूं ताकि ऊर्जा फिर से मिल जाए और फिर मैं काम शुरू कर सकूं। बाहर पूरी तरह अंधेरा देखकर जियांग ताओ उठी और नीचे चली गई। वह एक छोटे से सड़क किनारे वाले रेस्तरां में गया और उसने मांस के साथ तले हुए पैनकेक की एक प्लेट और आटे से बने सूप का एक कटोरा खाया। पेट भरकर और थोड़ा वार्म अप करने के बाद जियांग ताओ उस इकलौते आंगन की ओर धीरे धीरे चल पड़ा जिसे उसने आज ही किराए पर लिया था। उसने जेब से चाबी निकालकर गेट खोला और फिर अंदर से उसे दोबारा बंद कर दिया। आंगन में प्रवेश करते ही जियांग ताओ की नजरें पश्चिम की दीवार के आधार की ओर गईं। उनके विचार में पश्चिमी दीवार के आधार के पास 1 मीटर वर्ग का क्षेत्र हल्का सा चमक रहा था। खजाने की खोज के पिछले अनुभवों के आधार पर उस चमकते हुए क्षेत्र के नीचे 20 साल पुरानी डॉटर रेड के 10 जार दबे होने चाहिए। बस इतना पता नहीं कि यह कितना गहरा दबा हुआ है। उम्मीद है मैं इसे आज रात खोद कर निकाल लूंगा, अन्यथा अगर कल शियाओ लियू और अन्य लोग इसे देख लेते हैं तो समझाना मुश्किल होगा। समय कम है और काम बहुत बड़ा है, अभी तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। सिगरेट खत्म करने और उसके बट को बुझा देने के बाद जियांग ताओ ने फावड़ा उठाया और चमकते हुए क्षेत्र की ओर चल पड़ा। सौभाग्य से इस वर्ष का मौसम पिछले वर्षों की तुलना में काफी गर्म था और जमीन जमी हुई नहीं थी। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी के साथ साथ खुदाई वाली जगह थोड़ी नम थी, जिससे खुदाई करना आसान हो गया। जियांग ताओ ने कराहते हुए 1 घंटे से अधिक समय तक खुदाई की, जिससे 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बन गया। और इसलिए उसने थोड़ी देर खुदाई की और थोड़ी देर आराम किया। 3 घंटे से अधिक समय तक लगातार खुदाई करने के बाद उसने 1 मीटर से अधिक गहरी खुदाई कर ली थी। रात के समय तापमान 0 से 7 से 8 डिग्री नीचे था। जियांग ताओ के कपड़े लगभग भीग चुके थे और उसके माथे पर पसीना आ रहा था। थका हुआ, सचमुच थका हुआ। इस तरह का गड्ढा खोदना सामान ढोने के लिए पूरे दिन गाड़ी चलाने से कहीं ज्यादा थकाने वाला था। लेकिन नीचे दफन 200,000 मूल्य की डॉटर रेड के बारे में सोचकर, चाहे ये कितना भी कठिन या थका देने वाला क्यों ना हो, ये सब इसके लायक था। सिर्फ सामान ढोने से 200,000 कमाने में कितने साल लगेंगे। धड़ाम। अचानक जब फावड़ा नीचे की ओर टकराया तो पहले से अलग एक धड़ाम की आवाज आई। नीचे से खोखला है, शायद मुझे वह जगह मिल गई है। अलग आवाज सुनकर जियांग ताओ के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उसने और भी जोश से खुदाई शुरू कर दी। और 10 मिनट तक खुदाई करने के बाद गड्ढे के तल पर फर्श की टाइलों जैसी दिखने वाली एक कंक्रीट की पटिया दिखाई दी। जियांग ताओ ने सावधानीपूर्वक फावड़े से कंक्रीट की पटिया को खोला, जिससे शराब के 10 करीने से सजे हुए जार दिखाई दिए। जाहिर है, शराब छिपाने वाला किराएदार भी एक विशेषज्ञ था, जिसने इसे सीधे मिट्टी में नहीं दबाया था। इसके बजाय मिट्टी की परत के नीचे एक छोटा वाइन सेलर बनाया गया था। छोटे वाइन सेलर के चारों ओर साफ सुथरे पत्थरों का एक घेरा बना हुआ था, जिसके तल पर लकड़ी का एक मोटा तख्ता बिछा हुआ था और उसके ऊपर कंक्रीट की एक पटिया रखी हुई थी। डॉटर रेड के 10 जारों को धीरे धीरे किण्वन के लिए इस वातावरण में रखा गया था। अगर डॉटर रेड के इन 10 जारों को सीधे मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो इनके खराब होने की 100% संभावना होगी। फावड़ा नीचे रखकर जियांग ताओ ने सावधानीपूर्वक गड्ढे से शराब का एक घड़ा बाहर निकाला। शराब के जार का वजन लगभग 2 किलो था। उस पर लगा लेबल पहले से ही सड़ा हुआ और क्षतिग्रस्त था, लेकिन शराब का जार और उसकी सील अभी भी सही सलामत थे। कहावत के अनुसार अच्छी शराब को उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि 20 साल पुरानी यह शराब अच्छी गुणवत्ता की है।
खुफिया प्रणाली का मूल्यांकन 200,000 था, जो प्रति जार 20,000 के बराबर है। विदेशी शराब की तुलना में, जिनकी एक बोतल की कीमत हजारों या लाखों में होती है, ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखकर कि समय लगभग आधी रात का हो चुका था, जियांग ताओ ने आगे जांच करने की जहमत नहीं उठाई। उसने सबसे पहले गड्ढे से शेष 9 घड़े निकाल लिए। फिर उसने गड्ढे को दोबारा भरने में और 12 मिनट बिताए। सौभाग्यवश हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद पश्चिमी दीवार के आधार के पास काफी बर्फ जमा हो गई थी। स्थल को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने और उसे बर्फ की एक परत से ढकने के बाद किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे। एक बार में 2 जार लेकर जियांग ताओ ने 5 चक्कर लगाए और डॉटर रेड के सभी 10 जार चुपके से अपने किराए के घर में वापस ले गया। सब कुछ खत्म करने के बाद जियांग ताओ ने अपने कीचड़ से सने कपड़े उतार दिए और थकावट से चूर होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। आज रात घंटों तक खुदाई करना इस साल का उनका सबसे गंदा और कठिन काम था। लेकिन डॉटर रेड के उन 10 जारों की कीमत के बारे में सोचते हुए जियांग ताओ को थकान और खुशी दोनों महसूस हुई। 200,000 यह उनके आधे जीवन काल में अप्रत्याशित रूप से अर्जित सबसे बड़ी संपत्ति थी। बिस्तर पर लेटकर लगभग 10 मिनट तक आराम करना। जियांग ताओ ने अपना फोन उठाया और एक नजर डाली, तब उसे एहसास हुआ कि रात के 12:05 बज रहे थे। नई जानकारी अपडेट हो गई है, चलिए देखते हैं आज के अपडेट क्या है। बिना ज्यादा सोचे समझे जियांग ताओ ने विवरण देखने के लिए खुफिया प्रणाली खोल दी। आज की खुफिया जानकारी। आज झांग चाओ के साथ मिलकर काम करते हुए आपने निम्नलिखित खुफिया जानकारी प्राप्त की। झांग चाओ इस समय शियाओशानहे अबन विलेज के एक मसाज पार्लर में एक महिला के साथ पैसे और वेश्यावृत्ति से संबंधित एक सौदे की योजना बना रहा है। 5 मिनट में अपराध विरोधी दस्ता छापेमारी के लिए वहां पहुंच जाएगा। ... उस झांग चाओ की किस्मत वाकई खराब है। अगर मैं नहीं होता तो वह बच्चा नए साल की छुट्टी जेल में बिता रहा होता। नई जानकारी देखकर जियांग ताओ थोड़ा निराश हुआ। उन्हें पैसों से जुड़ी जानकारी ज्यादा पसंद थी, लेकिन निराशा के बावजूद जियांग ताओ ने झांग चाओ का फोन नंबर ढूंढ लिया और उसे डायल किया। अध्याय 29 सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ। शियाओशानहे अबन विलेज में उत्तर से हजारों प्रवासी श्रमिक एकत्रित हुए थे। शहरी गांव के भीतर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से जुड़े विविध लोगों का मिश्रण था। थोक बाजारों के छोटे छोटे मालिक सालाना लाखों कमाते थे और साथ ही ऐसे मामूली मजदूर भी थे जो महीने में 4 से 5 हजार कमाते थे। और फिर जियांग ताओ और झांग चाओ जैसे लोग थे जिन्होंने सामान ढोने के लिए एक ट्रक खरीदा था या फल बेचने वाले मालवाहक ड्राइवर थे। झांग चाओ को 3 साल पहले उनके सहपाठी लियू जियुआन ने इस व्यवसाय से परिचित कराया था और उन्होंने आसपास के बाजारों में फल बेचना शुरू किया था, जिससे उनकी वार्षिक आय लगभग 80 से 90 हजार थी। कारखाने में बोल्ट कसने वाले कई श्रमिकों या सेवा उद्योग में कार्यरत लोगों की तुलना में उनकी आय बुरी नहीं थी। इसके अलावा तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो काम कहीं अधिक लचीला था। हालांकि उन्हें पैरों की मालिश बहुत पसंद थी और वे हर साल इस पर काफी पैसा खर्च करते थे। वही नौकरी, लगभग उतनी ही आमदनी। लियू जियुआन और शान युफेई सालाना 60 से 70 हजार बचा सकते थे, लेकिन वह 30 हजार भी नहीं बचा पाता था। इस बार जब जियांग ताओ ने कुछ दोस्तों को एक संयुक्त परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए आमंत्रित किया तो लियू जियुआन और शान युफेई दोनों 50 हजार का योगदान दे सके। केवल झांग चाओ ही आर्थिक सहायता नहीं कर सके और केवल श्रमशक्ति से ही मदद कर सकते थे। कल रात झांग चाओ की किस्मत चमक गई। उसने लियू जियुआन और शान युफेई के साथ रात 11 बजे तक 3 कार्ड ब्रेक खेला और 700 युआन से अधिक जीत लिए, इसलिए उसने खुद को थोड़ा इनाम देने का फैसला किया। उनका स्वागत लगभग 40 वर्ष की एक महिला ने किया, जिसके चेहरे पर भारी मेकअप था और शरीर थोड़ा बेडौल था। जैसे ही झांग चाओ उस महिला के साथ एक छोटे से कमरे में जाने ही वाला था, अचानक फोन की घंटी बज उठी। कॉलर आईडी पर ब्रदर जियांग देखकर झांग चाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। आधी रात हो चुकी थी और वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि जियांग ताओ ने उसे क्यों फोन किया होगा। हालांकि उत्सुकतावश झांग चाओ ने महिला को चुप रहने का इशारा किया और कॉल का जवाब देने के लिए बटन दबा दिया। हेलो झांग चाओ, हमारे छोटे से मालवाहक समूह में किसी ने अभी बताया कि उन्होंने शियाओशानहे में छापेमारी के लिए आ रही वेश्यावृत्ति विरोधी टीम को देखा। मुझे पता है कि तुम्हें मस्ती करना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ, पकड़े मत जाना। क्या मैं घर पर हूँ, उन्हें छापा मारने दो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। झांग चाओ ने कहा कि यह उनका मामला नहीं है, लेकिन घबराहट के मारे उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस तरह की छापेमारी के बारे में यह मानना बेहतर है कि ऐसा हो सकता है, बजाय इसके कि ऐसा न हो।
हालांकि झांग चाओ को मस्ती करना पसंद था, लेकिन वह इसके लिए पकड़े जाना नहीं चाहता था। अगर इस वजह से वह पकड़ा गया और यह खबर गांव में फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा जीवन भर के लिए पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। विशेषकर उनके जैसे अविवाहित व्यक्ति के लिए भविष्य में शादी विवाह पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप घर पर हैं तब तक कोई समस्या नहीं है, मैं अब फोन रख रहा हूं। जियांग ताओ ने याद दिलाने का अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद फोन काट दिया। जियांग ताओ से फोन पर बात खत्म करने के बाद झांग चाओ का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा तनावपूर्ण हो गया था। 3 सेकंड तक हिचकिचाने के बाद अंततः तर्क ने इच्छा पर विजय प्राप्त कर ली। हे बहन, मेरे दोस्त ने कहा कि आज रात यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं पहले जा रहा हूँ, तुम भी सावधान रहना। जाने से पहले झांग चाओ ने उसका स्वागत करने वाली महिला को याद दिलाया और फिर पीछे मुड़े बिना तेजी से मसाज पार्लर से बाहर निकल गया। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही झांग चाओ 200 मीटर से भी कम दूरी पर बाहर निकला, उसने वर्दी पहने और टॉर्च लिए पुलिस अधिकारियों की एक टीम को अपनी ओर आते देखा। ये देखकर झांग चाओ को फिर से पसीना आ गया, वह पछतावे के भय से भर गया। अगर अभी जियांग ताओ का फोन न आया होता तो हो सकता है कि वह पहले से ही उस महिला के साथ व्यापार कर रहा हो और शायद रंगे हाथों पकड़ा गया हो। अधिकारियों में से एक ने झांग चाओ की ओर देखा और सलाह दी, युवक, काफी रात हो चुकी है, तुम्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए। अरे ठीक है, मैं अभी नाइट शिफ्ट से लौटा हूं, अब घर जा रहा हूं। झांग चाओ ने शर्मिंदगी भरी हंसी हंसते हुए तेजी से अपने घर की ओर दौड़ लगाई। इसी बीच उसने मन ही मन जियांग ताओ के प्रति अपनी कृतज्ञता को नोट कर लिया और भविष्य में उसे भोजन कराने की योजना बनाई। ... अगली सुबह 6 बजे जियांग ताओ, लियू जियुआन, शान यूफेई और झांग चाओ ने ओल्ड गुओ की दुकान में नाश्ता किया। इसके बाद 4 ट्रक पूरी ताकत से हुइलुगुआन फल बाजार की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने सुबह से ही सामान ढोना शुरू कर दिया। दोपहर तक प्रत्येक के पास एक जियानबिन गोजी माल ढुलाई का एक हिस्सा था और वे काम करना जारी रखते थे। वे दोपहर 4 बजे के बाद तक व्यस्त रहे। लियू से मंगाई गई संतरे की 10,606 पेटियों को लोड करने का काम पूरा कर रहे थे। सभी सामान कल और आज के लिए किराए पर लिए गए आंगन में रखे गए थे। सामान उतारने के बाद जियांग ताओ अपने दोस्तों को शहरी गांव के एक छोटे से रेस्तरां में खाना खाने के लिए ले गया। भरपेट खाने पीने के बाद दोपहर के 5 बज चुके थे। लियू जियुआन ने शान यूफेई और झांग चाओ को डू दिजू की भूमिका निभाने के लिए अपने घर आने के लिए बुलाया। जियांग ताओ नहीं गया, वह अभी भी कल खोजी गई डॉटर रेड वाइन की 10 बोतलों के बारे में सोच रहा था। उसके हाथ में जो शराब थी वह सिर्फ शराब थी, उसे बेचने का मतलब पैसा कमाना था। घर लौटते समय लगभग 5:30 बज रहे थे, अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। हालांकि जियांग ताओ ने छायादार इलाके में एक जगह किराए पर ली थी और अंदर पहले से ही अंधेरा था। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने कमरे की लाइट जला दी, नीचे बैठ गया और बिस्तर के नीचे से एक जार निकाला। बेचने से पहले आइए पहले गुणवत्ता की जांच कर लें। अगर यह वाकई अच्छा है तो शायद नए साल के लिए 2 जार बचाकर रख लें, एक पिताजी को और एक ससुर जी को उपहार में दे दें। किराए के कमरे के फर्श पर शराब का घड़ा रखते हुए जियांग ताओ मन ही मन सोच रहा था। उसने ऑनलाइन मिली विधि का उपयोग करके जार पर लगी सीलन की मिट्टी को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। अब परिवार के बाहरी कर्ज चुका दिए गए थे और वह कर्ज मुक्त हो गया था। इसके अलावा आने वाले सप्ताह में संतरे की परियोजना से जियांग ताओ को हजारों डॉलर का मुनाफा होगा। खुद को कुछ बढ़िया डॉटर रेड वाइन की बोतलों से पुरस्कृत करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा ये सारी शराब उसने खुद जमीन से खोदी थी, न कि पैसे से खरीदी थी। इस तरह सोचते हुए जियांग ताओ ने अपने लिए कुछ जार बचाकर रखने का और भी पक्का इरादा कर लिया। 1 साल तक बाहर कड़ी मेहनत करने के बाद क्या वह एक अच्छी बोतल वाइन का आनंद लेने का हकदार नहीं था? क्रैक क्रैक क्रैक। जियांग ताओ ने जल्दी से एक छोटे लकड़ी के हथौड़े से जार पर लगी सीलन मिट्टी को हटा दिया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, जार से शराब की एक मनमोहक सुगंध बाहर निकल आई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जियांग ताओ ने सूंघा, मादक सुगंध में सांस ली, उसकी आंखें चमक उठी। इस डॉटर रेड वाइन की सुगंध सामान्य सफेद स्पिरिट की स्वच्छ और चटपटी सुगंध से भिन्न थी। यह एक मिश्रित सुगंध थी जो एस्टर, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अम्ल, कार्बोनिल यौगिक और अन्य अम्लों जैसे कई घटकों से मिलकर बनी थी। यह सुगंध किसी एक तत्व की नहीं थी, बल्कि कई तत्वों का मिश्रण थी। चिपचिपे चावल और लोंगान की मीठी सुगंध के साथ साथ मेवों की खुशबू और हल्की सी फलों और फूलों की महक भी थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो इसमें जियांगनान के जल नगरों की कोमलता और वर्षों की वर्षा का मिश्रण समाहित हो।
जियांग ताओ के हाथों में मौजूद डॉटर रेड वाइन, जो 20 साल से अधिक पुरानी थी, सुगंध में असाधारण रूप से समृद्ध और भरपूर थी, निश्चित रूप से बेहतरीन में भी सर्वश्रेष्ठ। जार को उठाते हुए उसने आधा बेसिन अपने सामान्य खाने के कटोरे में डाला और ग्लग ग्लग की आवाज की। मूल पीली शराब का रंग बदलकर गहरा लाल हो गया था, जो लाल शराब जैसा दिख रहा था, मानो जेड ड्यू हो। जियांग ताओ ने इनामेल का कटोरा उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। प्रवेश करते ही मधुर वाइन का स्वाद मुंह में तुरंत खिल उठा। व्हाइट स्पिरिट की पतली बनावट के विपरीत इसमें एक समृद्ध मुलायम बनावट थी। यह एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मिल्कशेक की तरह था, जो भरपूर होने के साथ साथ कोमलता से भरपूर भी था। हर घूंट से मुंह में वाइन का उत्तम मिश्रण महसूस होता था, जिससे एक बेहतरीन और सुखद अनुभव प्राप्त होता था। वह चिकना एहसास ऐसा था मानो कोई महीन रेशम त्वचा पर धीरे से फिसल रहा हो। कोई खुरदरापन या जलन नहीं, केवल अत्यंत कोमलता और सौम्यता। हालांकि जियांग ताओ शराब का विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी वह बता सकता था कि यह निस्संदेह एक दुर्लभ और बेहतरीन शराब थी। 20 साल पुरानी शराब जो 20,000 रुपये प्रति जार के हिसाब से बिक रही है, बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, है ना? ऐसी शराब पीने का मतलब सिर्फ पे का स्वाद लेना नहीं था, बल्कि इतिहास के स्वाद को चखना था। अध्याय 30 मकान मालिक को बड़ी मुंह वाली बास मछली की तरह फंसाना। शुरू में जियांग ताओ ने स्वाद लेने के लिए बस थोड़ी सी मात्रा पीने की योजना बनाई थी। अंत में उसने एनामेल के बेसिन में रखी सारी डॉटर रेड वाइन कुछ ही घूंटों में खत्म कर दी और फिर अपने लिए आधा बेसिन और भर लिया। ये बिल्कुल उन लड़कों की तरह है जो लड़कियों को होटलों में ये कहकर बहलाते हैं कि वे सिर्फ गले मिलेंगे, लेकिन ये सब सिर्फ बातें होती हैं, उनका कभी कोई इरादा नहीं होता। बेशक इसका मुख्य कारण यह है कि यह डॉटर रेड वाइन बहुत ही स्वादिष्ट है। पहला घूंट लेते ही आपको दूसरा घूंट पीने का मन करेगा, खुद को रोकना नामुमकिन है। देखते ही देखते जियांग ताओ ने 3 औंस से अधिक पी लिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसका पूरा शरीर गर्म और सुकून भरा महसूस होने लगा। अब और नहीं पी सकता, सचमुच नहीं पी सकता, कुछ बचाकर रखना होगा। अगर सिस्टम के बताए अनुसार एक जार की कीमत वाकई 20,000 है, तो क्या मैंने अभी अभी 6 या 7,000 युआन के बराबर का पे नहीं पी लिया? खुफिया प्रणाली द्वारा इस डॉटर रेड वाइन के लिए दी गई कीमत के बारे में सोचते ही जियांग ताओ को अचानक अपने बटुए में दर्द महसूस हुआ। उसने झटपट शराब के जार का ढक्कन वापस लगा दिया और एक और कप पीने की अपनी इच्छा को दबा लिया। अचानक बाहर दालान से मकान मालिक चाचा की आवाज सुनकर जियांग ताओ के कान खड़े हो गए। श्याओ चेन, जब तुम और तुम्हारी प्रेमिका रात में व्यस्त हो तो थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो। आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनके बारे में लोग शिकायत कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप बहुत शोर करते हैं, जिससे सभी की नींद खराब होती है। युवा लोगों की जरूरतें होती हैं, मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं, लेकिन आपको अपने आसपास के अन्य किराएदारों को भी समझना होगा, है ना? ज्यादा विचारशील बनो। मकान मालिक और शियाओ चेन के बीच बाहर हो रही बातचीत को सुनकर जियांग ताओ ने अपना सिर हिलाया और हल्के से हंस पड़ा। इस पुराने ट्यूब अपार्टमेंट में कुछ विवाहित जोड़े रहते हैं और चूंकि जियांग ताओ देर से सोता है, इसलिए उसे अक्सर रात में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो बिल्कुल भी सभ्य नहीं होती। ओह हाँ, मकान मालिक चाचा को शराब पीना पसंद है और उनके पास पैसा भी है। पता नहीं उन्हें इस तरह की बढ़िया शराब में दिलचस्पी होगी या नहीं। किराएदारों का तरबूज खाने के बाद जियांग ताओ को एक विचार आया और उसने मकान मालिक चाचा को अपने संभावित ग्राहकों की सूची में शामिल कर लिया। मैं उसे पहले थोड़ा सा आजमाने दूंगा। इसी विचार के साथ जियांग ताओ शराब का जार उठाने ही वाला था कि थोड़ी सी शराब चखने के लिए अपने खाने के बर्तन में डाल दे। लेकिन जैसे ही उसने जार उठाया, उसने अपना इरादा बदल दिया। इस शराब के जार में एक विंटेज वाइब है। अगर मैं मकान मालिक चाचा को ये जार दिखा दूं, तो यह और भी ज्यादा भरोसेमंद होगा। ये सोचकर जियांग ताओ ने जार को वापस मेज पर रख दिया और फिर अपने कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि मकान मालिक ने शियाओ चेन से बात खत्म कर ली थी और वह नीचे जाने ही वाला था। मकान मालिक चाचा, 1 मिनट रुकिए, अभी मत जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जियांग ताओ ने अपनी गति बढ़ाई और मकान मालिक चाचा के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। ओह शाओ जियांग, क्या हाल है? लू कियान ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। चाचा जी, एक सिगरेट पी लीजिए। मेरे घर आ जाए, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ बढ़िया चीज है। जियांग ताओ ने अपने पैकेट से एक लिकुन सिगरेट निकाली और मकान मालिक को देते हुए मुस्कुराते हुए उसे अपने कमरे में आने का न्योता दिया। अरे, इसमें अच्छी बात क्या है? जियांग ताओ की बातों से लू कियान की जिज्ञासा बढ़ गई।
बूढ़े आदमी ने अपना लाइटर निकाला, जियांग ताओ द्वारा दी गई सिगरेट को जलाया और उसके कमरे की ओर उसके पीछे पीछे चला गया। कृपया अंदर आइए और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या बढ़िया है। मैं गारंटी देता हूँ कि यह आपका पसंदीदा होगा। जियांग ताओ दरवाजे के पास खड़ा था और उसने मकान मालिक चाचा को पहले अंदर आने का विनम्रतापूर्वक इशारा किया। मेरी पसंदीदा। बूढ़े आदमी ने अंदर झांका। उसे एक सुंदर युवती देखने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं। वह मन ही मन बुदबुदाया, ये सोचते हुए कि इस बार शियाओ जियांग क्या करने वाला है। मकान मालिक के अंदर जाने के बाद जियांग ताओ भी उसके पीछे अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। चाचा जी, मेरे पिताजी के घर के एक पुराने दोस्त मेरे लिए डॉटर रेड वाइन की कुछ बोतलें लाए हैं, जिन्हें 20 साल से तहखाने में रखा गया है। पता नहीं आपको इसमें दिलचस्पी होगी या नहीं। जियांग ताओ ने समय बर्बाद नहीं किया, वह सीधे मकान मालिक चाचा के पास मुद्दे पर चला गया। क्या सच में तुम्हारी बेटी रेड 20 साल की है? लू कियान ने धुएं का एक कश छोड़ा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। 20 साल की बात सुनकर लू कियान की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि जियांग ताओ शायद बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। शराब के शौकीन होने के नाते लू कियान शराब संग्रह की दुनिया के सभी गुर जानती है। लोग आमतौर पर अपनी वाइन को 5 या 6 साल तक रखते हैं, बोतलों को पुराना दिखाते हैं और उसे 20 या 30 साल तक तहखाने में रखा हुआ बताते हैं। ये सब पुराने विंटेज होने के हथकंडे का इस्तेमाल करके ऊंची कीमत पर बेचने के लिए किया जा रहा है ना? ये सच है या नहीं, आप खुद देख सकते हैं। जियांग ताओ मुस्कुराया और मेज पर रखे उस जार की ओर इशारा किया, जिसे उसने पहले ही खोल दिया था। जियांग ताओ की उंगली का अनुसरण करते हुए जैसे ही लू कियान ने शराब का घड़ा देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी कौंध गई। ये शराब की बोतलें पूरे 20 साल तक मेरे घर के आंगन में दबी रहीं। इस साल मेरे पिताजी ने घर का जीर्णोद्धार कराया, इसलिए हमने इन्हें खोदकर निकाल लिया। तुम तो पूरी जिंदगी शराब पीते रहे हो, शायद तुम्हें पुरानी शराब के बारे में कुछ न कुछ तो पता ही होगा। इस तरह के जार की नकल करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें पता है। जियांग ताओ ने अपनी बातों को आधा सच और आधा झूठ बनाकर रखा, लेकिन कोई खामी नहीं छोड़ी। ये शराब का जार वाकई काफी पुराना लग रहा है। मकान मालिक चाचा मेज के पास गए और शराब के घड़े को छुआ। जियांग ताओ के बारे में उनके संदेह कुछ कम हो गए। उनके अनुभव के आधार पर यह जार हाल के वर्षों में बनी किसी भी चीज जैसा नहीं दिखता था। चाहे वह जार की शैली हो या उस पर मौजूद ऑक्सीकरण के निशान, ये वास्तव में 20 साल से भी अधिक पुराना लग रहा था। मैं आपके लिए ढक्कन खोल देता हूं, बस इसे सूंघिए, आपने शायद ही कभी इतनी खुशबूदार शराब पी होगी। जैसे ही जियांग ताओ बोल रहा था, उसने अपनी सिगरेट बुझाई, आगे बढ़ा और जार का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन खुलते ही एक समृद्ध जटिल सुगंध तुरंत मकान मालिक चाचा की नाक तक पहुंच गई। वाह, ये वाइन तो कमाल की खुशबू देती है। जैसे ही लू कियान ने डॉटर रेड की खुशबू सूंघी, वह खुद को रोक नहीं पाया और आह भरे बिना ही उसने कई गहरी सांसें ली। उसकी नाक फूल गई। यह इतनी सुगंधित थी कि लगभग मदहोश कर देने वाली थी। लू कियान आमतौर पर काफी अच्छी शराब पीती है, जिसकी कीमत अक्सर कई सौ से लेकर 1000 युआन तक होती है। लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी भी इस जार से निकलने वाली इतनी सुगंधित शराब का स्वाद नहीं चखा था। गटक। लू कियान ने मुश्किल से निगलते हुए जियांग ताओ की ओर देखा, उसका चेहरा अधीरता से भरा हुआ था। शाओ जियांग, क्या तुम मुझे थोड़ा चखने दोगी? इस वाइन की खुशबू लाजवाब है और यह काफी पुरानी भी लग रही है, लेकिन मैं इसका स्वाद देखना चाहता हूँ। कोई और होता तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन चूंकि आपने पूछा है चाचा जी, इसलिए मुझे आपको ये शिष्टाचार दिखाना ही होगा। जब जियांग ताओ बोल रहा था, उसने शराब का घड़ा उठाया और उसी एनामेल के बर्तन में थोड़ी और शराब डाली, जिसका इस्तेमाल उसने अभी खुद किया था। इस बार उसने पहले की तुलना में बहुत कम मात्रा में डाला। जियांग ताओ के कंजूस होने के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। ये डॉटर रेड तो बहुत ही प्यारी है। हर घूंट की कीमत दर्जनों, शायद 100 युआन से भी अधिक हो सकती है। गहरे लाल रंग का, लगभग लाल शराब जैसा तरल पदार्थ एनामेल के बेसिन में गिरता हुआ देखना और उसकी मादक सुगंध का ऊपर उठना। लू कियान के वर्षों के अनुभव ने उन्हें बताया कि यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ और उत्तम शराब है। चाचा जी, आप इसे चख कर देखिए। यह तो पक्का 20 साल पुराना है। अगर 1 महीना भी पुराना हुआ है तो आप इसे मुफ्त में पी सकते हैं। जियांग ताओ के बोलते ही उसने एनामेल का बेसिन उठाया और उसे मकान मालिक चाचा को सौंप दिया। मैं चखने के बाद ही फैसला करूंगा। मकान मालिक चाचा मुस्कुराए, जियांग ताओ से कटोरा लिया और पहले एक छोटा सा घूंट पिया। जैसे ही डॉटर रेड वाइन उनके मुंह के स्पर्श में आई, उस मधुर, समृद्ध और रेशमी वाइन का स्वाद उनके तालू पर घुल गया।
बूढ़े आदमी की भौहें तन गईं और उसकी आंखें चमक उठी। आज उसे वाकई में बढ़िया शराब मिल गई थी। उसने एक निवाला अपने मुंह में 10 सेकंड से अधिक समय तक रखा, उसका स्वाद लिया और अंत में उसे निगल लिया। वाह, बढ़िया शराब, स्वादिष्ट। शियाओ जियांग, तुमने कहा था कि ये 20 साल की बेटी रेड है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब अंकल को यकीन हो गया है। 20 साल तक पकने और किण्वन की प्रक्रिया के बिना इस तरह का स्वाद पाना नामुमकिन है। लू कियान 14 या 15 साल की उम्र से ही शराब पी रहे हैं। अब उनकी उम्र 70 साल से अधिक है, यानी 50 साल से भी ज्यादा समय से वे शराब पी रहे हैं। बस एक घूंट और उसे तुरंत फर्क पता चल जाएगा। जियांग ताओ द्वारा आज लाया गया डॉटर रेड का ये जार वास्तव में एक दुर्लभ रत्न है। इसके बारे में कोई